जगमगाए हर सुबह, गुनगुनाए हर सुबह, जागे सारा पाकिस्तान, जागे सारा पाकिस्तान, मॉर्निंग डिलाइट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मॉर्निंग डिलाइट और मैं हूं आपकी होस्ट एज यूजुअल डॉक्टर आसफ। आज अभी ट्यूसडे का दिन है और हम आपको मिलवाएंगे बड़े अच्छे गेस्ट से, लेकिन उससे पहले जो हम अच्छी बातें आपसे शेयर करते हैं, अच्छी टिप्स आपसे शेयर करते हैं, वो ज़रूर करेंगे। आज एक्चुअली मैं टिप्स के साथ जो बहुत सारी टिप्स हैं और वो सब टिप्स जो हैं हम उनको कहते हैं हेल्थ फैक्ट्स। मतलब ये बातें वो हैं जो हर इंसान को, ये फैक्ट्स वो हैं जो हर इंसान को अपने बारे में पता होने चाहिए कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो वो हो जाएगा, और ऐसे नहीं होगा तो वैसे हो जाएगा। तो ये जो मैं आज आपके साथ फैक्ट शेयर करने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें भूख लगती है और हम एक साथ सामने देखते हैं, ओह केले रखे हुए, तो 2 3 4 5 मतलब हाथ नहीं रुकता और हो जाते हैं, मतलब यूजली इतने केले ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर वीकनेस हो रही हो, ब्लड शुगर लेवल लो हो रहा हो, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ खजूर एंड केले और ये सब चीज़ें एकदम से ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंसान का बहुत राइज कर देते हैं। अच्छी खासी कैलोरीज होती हैं एक केले के अंदर, 70 to 80 कैलोरीज होती हैं, और अगर हम 2 केले खा लें तो हम 90 मिनट्स का वर्कआउट कर सकते हैं, सिर्फ 2 केले। तो आप सोचें कि हम लोग एक साथ 3 4 खा जाते हैं, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज फिर कहाँ जाती हैं। वन दूसरी चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कुछ ट्रेंड ऐसा है कि सारा दिन काम करते रहे और रात को जब घर आए तो घर आके वो जो भूख लगी तो बिल्कुल बेड टाइम के करीब, मतलब अभी आप सोने वाले हैं, सोने में आपका आधा घंटा ही मुश्किल से पड़ा होगा और आपने खाना खा लिया और अच्छा खासा खाना खा लिया, तो बहुत भूख लग रही थी, तो अब खाना खा लिया और खाने के बाद सो गए। जब खाने के बाद इंसान सोता है तो उसकी बॉडी में फैट स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है, और फिर वो क्योंकि वो यूटिलाइज होती नहीं है, आप सो गए, सोने के बाद आप एक रेस्टिंग स्टेट में आ गए, एक बीएमआर आपका चलेगा और कोई एक्टिविटी और तो होगी नहीं आपकी उसमें, तो बीएमआर जो है बेसिक मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, बस वही चलता रहता है और वो तो बहुत ही कम होता है, उसमें तो कुछ भी यूज़ नहीं होता। तो सोचें कि ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी जो है वो फैट स्टोरेज तक लेके चली जाती है। दूसरा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है और आजकल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। हम लोग को पता है कि वेदर ऑन एंड ऑफ, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म हो रहा है, तो इस ठंडे गर्म वेदर में जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को होता है ये एक होता है ना वेदर चेंज होता है, हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है। हेडेक क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हम अक्सर डिहाइड्रेट होते हैं। डिहाइड्रेटेड जब हम होते हैं हमें पता ही नहीं होता, एक हम कहते हैं कि क्या यार व्हाट इज द रीजन ये हेडेक हो रहा है। ठीक है, साइनस के लोगों के लिए हाँ वी कैन अंडरस्टैंड कि उनको हो रहा है, बट फॉर द पीपल जो नॉर्मली वो होते हैं, वो वाटर अपना इंटेक जो है वो वैसा नहीं रख पाते जैसा कि उनको रखना चाहिए, और अगर आपको वाटर इंटेक प्रॉपर नहीं होगा, 75% ऑफ ब्रेन, ये 75% जो है वो पानी से बनी हुई है। अब जरा सा भी पानी आपकी बॉडी में कम होगा, जरा सी भी डिहाइड्रेशन के स्टेट में आप आएंगे, सबसे पहली चीज़ जो होगी आपको हेडेक। आप अगर अपना रिहाइड्रेशन लेवल फौरन आप पानी वानी पी लें और गुड़ 1 2 ग्लास एक साथ पी लें तो खुद ही देखेंगे कि आपका हेडेक जो है वो चला गया। इसके बाद जो बड़ी अच्छी चीज़ है और वो उन लोगों के लिए जो 24 घंटे ये हेडफोन्स पहन के रखते हैं, सारा वक्त या तो उस पर गाने सुनते रहते हैं या फिर फ़ोन उस पर अटेंड कर रहे होते हैं। भाई ये हेडफोन जो है ना ये हमारी ज़िंदगी में बड़ा प्रॉब्लम लेकर आता है, इसलिए क्योंकि अगर 1 घंटे तक हेडफोन आपके कान में रहे तो आपके कान के बैक्टीरिया 70% इंक्रीज हो जाते हैं, और जब कान के बैक्टीरिया 70% इंक्रीज हो रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि ईयर इन्फेक्शन यानी कान में इन्फेक्शन और दर्द जो है वो कितने आराम से आपको हो सकता है। तो इसको मतलब एक तो हेडफोन सारा वक्त पहनना जो है वो आपको डेफनेस की तरफ ही लेके जाता है, आपको ज़्यादा ऊंचा सुनने की आदत हो जाती है, कम आवाज़ आपको नहीं आती है, आपका ईयर ड्रम जो है वो और अंदर जो बोन्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। तो हेडफोन का यूज़ जो है वो या तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, या अगर हो तो बहुत ही सिलेक्टिव और कम टाइम के लिए हो, बहुत देर तक आपके कानों में हेडफोन्स ना लगे हों, और स्पेशली गाने जैसी चीज़ों के लिए आप हेडफोन लगा के बैठे हैं तो आप एक तो गाने फजूल से, दूसरे फिर आप अपना कान कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो वाई आर डूइंग दिस।
तो वो बच्चे जो 24 घंटे हेडफोन्स लगा कर रखते हैं, तो उन माओं के लिए है कि उन बच्चों के हेडफोन्स छीन लें या उनको इस तरह उनको तरबियत दें कि वो हेडफोन खुद ही कम इस्तेमाल करें। तो अब आपके अपने ऊपर है कि आप अपने बच्चों को किस तरह ये चीज़ समझाएं। वालिदैन खुद इतनी गलतियां कर रहे होते हैं इन चीज़ों को लेके, तो वो बच्चों को समझाने जैसे बचते नहीं हैं। ये जी थी हमारी आज की अच्छी अच्छी टिप्स, और अच्छी टिप्स के बाद हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जागे सारा पाकिस्तान, मॉर्निंग डिलाइट। जागे सारा पाकिस्तान, मॉर्निंग डिलाइट। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, जिस तरह कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आज हम आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलाएंगे जो कि बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तान का नाम जो है वो पाकिस्तान में जो जिस तरह अब हम लोग तो खैर पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा नाम जो है काफ़ी बने और बहुत अच्छी सेंस में बने, बट पाकिस्तान से बाहर जो लोग जाते हैं उनकी हिम्मत को सलाम है, वहाँ पे वो जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। हमारे पास आज एक ऐसे ही नौजवान मौजूद हैं, और उनकी डिटेल्स हम उनसे पूछेंगे। हमारे पास मौजूद है जी जहाज़ेब अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिल्कुल आप ठीक सुनाएं? ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, जहाज़ेब जो है वो रिसेंटली इंडिया से वापस आए हैं। वहाँ पे क्या हुआ है, उन्होंने वहाँ पे क्या किया है, ये हम उनसे बात करते हैं। जहाज़ेब, इंडिया अभी क्यों गए थे और क्या रीज़न थे, और आई थिंक ये चीज़ आपके बचपन से रिलेटेड है, तो थोड़ा हमें एक्सप्लेन करना शुरू कीजिए। सबसे पहले ये तो इंडिया मुझे जो है कमर्शियल डॉक्यूमेंट्री फिल्म की ऑफ़र हुई है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक्टिंग का शौक़ था मुझे, कराची में काफ़ी कोशिश वगैरह की, तो मीडिया ने बड़ा साथ दिया मेरा, और इसी तरह साथ देते देते मुझे इंडियन डायरेक्टर ने अप्रोच किया। किन्होंने? अमजद खान डायरेक्टर है बॉलीवुड के, उन्होंने अप्रोच किया। अच्छा। असल में 7 साल का था जब मैं, तो एक ट्रैफिक हादसे में मेरी एक टांग ज़ाया हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया, और स्टडी करता रहा, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। अब अल्हम्दुलिल्लाह क्या करना, क्या बनना चाह रहे थे, क्या किस चीज़ में? वैसे ये कि शुरू में पहले मैं इंजीनियर बनना चाह रहा था, तो अचानक मैट्रिक करने के बाद शौक़ हुआ कि इंडस्ट्री में आना चाहिए। एक्टिंग का शौक़ हुआ, स्टार सलमान खान को देखकर वो बहुत अच्छे लगते थे। तो फिर मैट्रिक के बाद कोशिश की, कोशिश करने पर ये है कि मुझे पाकिस्तान मीडिया ने काफ़ी साथ दिया मेरा। क्या किया आपने पाकिस्तान में रहते हुए, क्या किया? पाकिस्तान में रहते हुए मैंने कमर्शियल ही किया अभी तो फ़िलहाल। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत की है, जैसे कि तमाम चैनल है, इन्होंने मेरी जो है डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इन्हीं के ज़रिए मुझे जो है अप्रोच किया गया इंडिया में। अच्छा। जो कि मेरी डिसेबिलिटी पर, मेरी परफॉर्मेंस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। ओके, डिसेबिलिटी पे आपकी डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तानी चैनल ने बनाई? इन्होंने हाईलाइट किया मुझे माशाल्लाह, अच्छे ठीक है। तरीके से किया। फिर इसके 2-2.5 साल बाद मुझे जो है एक बॉलीवुड डायरेक्टर ने अप्रोच किया। कुछ मेरी वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखी गई। So what was about this disability, मतलब एक टांग का ज़ाया कम्प्लीटली हो जाना? जी जी। तो आप वॉक नहीं कर पाते, क्लासेस पे वॉक करते हैं, क्या क्या? नहीं, वॉक तो अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा चलना हो तो स्टिक है, मैं स्टिक से ज़्यादा चलता हूँ। ठीक है। और कहीं प्रोग्राम में जाता हूँ तो आर्टिफिशियल लेग लगा लेता हूँ, वरना घर पर उतार के रख देता हूँ, क्योंकि 24 घंटे पहन भी नहीं सकता हूँ, तो फिर पसीना ये वो काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है। तो फिर ये क्या पहनता रहता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का जो है फेस किया है मैंने, और इंशाल्लाह ताला करता रहूँगा। चलिए, दैट्स वेरी नाइस, बड़ी हिम्मत की बात है। और उन्होंने जो एक्सीडेंट उनके साथ बचपन में हुआ था उसको उन्होंने मजबूरी नहीं बनाया, बल्कि उसके साथ भी पढ़ाई लिखाई, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, बहुत अच्छी बात है। फिर एम के साथ आगे बढ़ते रहे, और अब एम जो है वो हम लोग को अचीव होता हुआ लग रहा है। तो आपका एम था लाइफ का कि यू लाइक सलमान खान, तो यू वांटेड टू बी लाइक हिम? ठीक है। अच्छा, अभी जो आपकी डॉक्यूमेंट्री बनी उसमें डेफिनेटली आपको सलमान खान तो नहीं बने होंगे? नहीं बिल्कुल नहीं बना। और इस डॉक्यूमेंट्री में ये कि जो बचपन में मेरे साथ कराची में हादसा हुआ, वो इसमें जो है मतलब बताया जाएगा। ये मेरी ज़िंदगी पर जो है रियल लाइफ पर मेरी एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है।
अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जैसे कि बचपन में एक्सीडेंट हुआ, फिर किस तरह मुआशरे में मैंने अपने आप को मनवाया, और ये रियल स्टोरी है? जी रियल स्टोरी है मेरी। मतलब आपने उसको मैनिपुलेशन हुई है, उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं अकॉर्डिंग टू द मूवी डिमांड, सिनेमा डिमांड, या फिर ये रियल बिल्कुल कंप्लीट रियल स्टोरी है? ज़्यादातर रियल है, कुछ हैं डिमांड्स वगैरह वो अभी ऐड कर रहे हैं। मेरे इंडियन राइटर है शंतनु सीन, वो बहुत इंस्पायर हुए हैं, उन्होंने स्टोरी लिखी है मेरी, तो अभी वो और चीज़ें भी ऐड वगैरह कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। आया कि हो सकता है कि इसके शूट पाकिस्तान में भी लिए जाएं, कुछ शूट जो है इंडिया में हो चुके हैं। अच्छा, तो ये कब से बन रही है? ये जनवरी में जो है मैं इंडिया गया था, जनवरी से इस लेकर साल जी, इसी 2014 साल जनवरी, ठीक है। जनवरी से लेकर अप्रैल के एंड तक मैं इंडिया में था, तो कुछ सीन हो गए मेरे, तो मज़ीद अभी इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताइए ये स्टोरी लिख कौन रहा है, हुज द राइटर? शंतनु मतलब लिख सीन चुके होंगे जी प्रॉब्ली वो। तकरीबन लिख चुके हैं, थोड़ी चीज़ें और ऐड कर रहे हैं वो। पहले तो इनका नॉर्मली आइडिया था कि एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए कुछ मिनट की। जब मैं इंडिया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ अच्छा रिस्पांस मिला, वहाँ की मीडिया से अच्छा रिस्पांस मिला, और वहाँ के स्टार से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर उन्होंने कहा कि इसको हम नॉर्मल नहीं, इसको हम डिटेल से लेके जाते हैं कमर्शियल डॉक्यूमेंट्री को। फिर अच्छा, इसमें उन्होंने कमर्शियल काफ़ी डॉक्यूमेंट्री है ये? कमर्शियल कर दिया। कितने, क्या ड्यूरेशन है इस डॉक्यूमेंट्री? ड्यूरेशन इसकी तकरीबन 2 घंटे या 1.5 घंटा है। ये I think। डॉक्यूमेंट्री तो फिर मतलब ये तो पूरी फिल्म के उसमें आ गई। तकरीबन पहले तो शॉर्ट बना रहे थे, लेकिन इन्होंने अब टेलीफिल्म हो इसको गई जैसे इस तरह की। तकरीबन ये कमर्शियल। सिनेमास पे रिलीज होगी या ये टीवी चैनल्स में रिलीज होगी? अभी तो इसका कुछ कह नहीं सकते, अभी इंडिया में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उसमें फिर जो है वो सब कुछ बताएंगे। हो सकता है कि सिनेमाज में चले ये, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती है, और मेरे बारे में बताया कि किस तरह माशरे में अपने आप को मनवाया है मैंने। अच्छा चलिए, दैट्स वेरी नाइस। अब मुझे ये बताइए आपके साथ इसमें को स्टार्स कौन है और कौन कौन लोग शामिल हैं, किन किन का तावन शामिल है इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर? इस डॉक्यूमेंट्री में स्पेशल थैंक्स है मेरे बॉलीवुड डायरेक्टर अमजद खान साहब का, और शंतनु सीन, पालाश चक्रवर्ती, और इंडियन सिंगर है, बहुत फेमस सिंगर है फरहान साबरी, उनमें इन सबके स्पेशल थैंक्स है। उनके कुछ सॉन्ग्स भी है जो कि रियल लाइफ पर मेरे लिखे भी गए, तो इन सब का ताउन है। स्टार्स का ये कि कोई फेमस स्टार इसमें नहीं है, कुछ जो है नॉर्मल अदाकार हैं इसमें, जिसका भी फाइनलाइज करना है वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ही बताया जाएगा। अच्छा, तो मतलब अभी वो लोग शामिल नहीं हुए हैं? अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, मतलब तो भी इस डॉक्यूमेंट्री की शूट शुरू नहीं हुई है? शूट हो चुकी है, 10% हुई है, मेरे क्रोमा शूट वगैरह इंडिया में ले लिए हैं। ठीक है। तो अभी जो है स्टार्स वगैरह जो जो एक्टर्स इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी थोड़ी बहुत कास्ट है, लेकिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फाइनलाइज करेंगे हम। ओके, अच्छा क्या आपको लगता है, जहाँ से मैंने, अच्छा खैर की ऊपर से हम लोग और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जिनको बच्चों में माजूरी हो जाती है, और फिर यूजली पोलियो रिलेटेड भी होते हैं, मोटर बाइक एक्सीडेंट रिलेटेड होते हैं, या बच्चे खुद इतने कभी कभी शैतान होते हैं कि कोई ना कोई ऐसी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उनको लेटर इन लाइफ जो है वो एक माजूरी के साथ गुजारना पड़ता है। आपके केस में ऐसा स्पेशल क्या था कि उन्होंने आपका केस जो है हाईलाइट करने का सोचा? स्पेशल ये था कि काफ़ी साल से मैं स्ट्रगल कर रहा था पाकिस्तान में, काफ़ी साल से नहीं, 2-2.5 साल से। तो लास्ट मेरी एक जो है निजी चैनल डॉन न्यूज़ पर डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर हुई, उसमें मैंने परफॉर्म किया, थोड़ी बहुत एक्टिंग की, डांस किया, जिम्नास्टिक किया, और बॉलीवुड स्टार सलमान खान को एक मैसेज दिया कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरी ख्वाहिश है मैं आपसे मिलूँ, और यह भी मैसेज दिया बॉलीवुड में अगर मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं खुशी से आऊँगा। तो ये करते करते जो है एक इंडियन डायरेक्टर ने अप्रोच किया मुझे, ये वीडियो पता नहीं कहाँ से देखकर उन्होंने हाँ, approach उन्होंने किया। देखा तो आपने ये जिम्नास्टिक्स और ये डांस और ये सब कुछ आपने कैसे, अल्लाह ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ हो गई आपकी सिचुएशन। हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं और इस मिरेकल पे बात करते हैं। Pakistan, morning delight. Pakistan, morning delight. वेलकम बैक टू
से मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हमारे साथ जहाँ से मौजूद हैं जिन्होंने बहुत बाहिम्मत इंसान हैं, जिन्होंने अपनी कोई भी कमज़ोरी को जो है अपने ऊपर तारी नहीं किया और उस चीज़ से बाहर निकले और नाम भी रोशन कर रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बड़े ही जिसे कहते हैं अपनी नफ्स की इज्जत का जो वो लोग ख्याल करते हैं, सेल्फ स्टीम का जो लोग ख्याल करते हैं, ही इज़ वन ऑफ दोज। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ, मुझे बताएं कि आपने बताया कि आपने उस शो में यू वर डांसिंग, आपने जिम्नास्टिक्स किए जी विदाउट वन लेग, कैसे, बिल्कुल। मतलब क्या किया, तो कोई ट्रेनिंग ली है आपने इसके लिए? नहीं, ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं ली। फिर असल में कैसे कर मेरा सकते हैं? जिम्नास्टिक इस तरह किया, मेरा एक भांजा है लाहौर में रहता है, वो जिम्नास्टिक सीखता है वो, तो वो बैठे हुए थे हम दोनों, तो उन्होंने कहा मामू कुछ नया करें, वो जिम्नास्टिक करता रहता है। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। तो अचानक उन्होंने फिर मुझे सिखाया, मैं यूं बैठ के एकदम मतलब उल्टा खड़ा हो जाता हूँ, मैं यूं बैठ के नीचे, तो बहुत मुश्किल था ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। क्या मुझे तो समझ ही नहीं आया, सिखाया पता नहीं क्या, मुझे समझ। अब यूं बैठकर ऐसे मतलब ऐसे बैठकर एकदम हाथों के जरिए उठ के उल्टा खड़ा हो जाता था मैं घर पर। तो ये मेरे भांजे ने मतलब मुझे सिखाया, कभी सीखा नहीं, तो एक बार किया तो मुश्किल हो रही थी, गिरा भी था। हाँ, क्यों नहीं, मतलब ये तो कोई आसान चीज तो नहीं है। फिर मैंने ये दोनों पाँव वाला इंसान ना कर सके, वो मुश्किल था। वो हाँ। 2 पाँव वाला भी मुश्किल से करे, लेकिन वो जब किया तो फिर चैनल ने भी अप्रोच किया, फिर वो पैकेज चैनल ने चलाया मेरा, जो मैंने जिम्नास्टिक किया था वो। तो मतलब कोई सीखा नहीं था, वो सीखा नहीं था, इसके बावजूद आप मतलब एक लगन थी ना, एक शौक था। और यही वो बात होती है कि इंसान किसी भी चीज़ को, किसी भी कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। हमने कितने लोग देखे हैं, कराची में रहते हुए तो स्पेशली देखे हैं, जिनको कुछ नहीं भी होता फिर भी वो अपनी वो सड़कों पे खड़े होते हैं, सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं। और जो ये नहीं करना चाहते वो एक टीटी खरीदते हैं, एक गन खरीदते हैं और दो दोस्त बैठ के इस तरह हम लोग के मोबाइल, पर्सेस और इस तरह की चीज़ें छीन रहे होते हैं, जिनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, जिनकी कोई सेल्फ स्टीम नहीं होती, जिनकी कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं होते हैं। तो मतलब आई डोंट नो वो ऐसा क्यों करते हैं, इसका हिसाब तो खैर उनको अल्टीमेटली देना पड़ेगा, बट और कभी कभी दुनिया में भी उनका बहुत बुरा हिसाब हो जाता है। बट इन लोगों को देखिए जिन्होंने जैसे कहते हैं किसी मजबूरी के बावजूद भी इतनी हिम्मत की है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब हम आपसे पूरी आपकी बचपन की स्टोरी सुनेंगे। वो स्टोरी हम ये सुनेंगे कि मुझे बताएं कि क्या हुआ था, कैसे वो एक्सीडेंट हुआ था, कौन था आपके साथ मौजूद, आप किस तरह के बाइक चला रहे थे, या फिर क्या था, बाइक पे बैठे हुए थे या फिर गाड़ी में बैठे हुए थे, या सड़क क्रॉस के क्या हुआ था? जब मैं 7 साल का था, KG 1 क्लास में था मैं। ओके। तो मदरसे पढ़ने जाता था, दोपहर का टाइम था, तो मदरसे से पढ़ के निकला, शरारती था काफ़ी। तो जब मदरसे से पढ़ के मैं निकला तो रोड क्रॉस कर रहा था। रोड क्रॉस करते हुए ट्रक स्पीड में आ रहा था, वो एकदम मेरे पाँव पर चढ़ गया था। तो उसी वक्त मेरी ये वाली टांग ज़ाया हो गई थी, ये वाला हिस्सा मेरा जो है। कैसे चढ़ गया था? मतलब आप यूँ रोड क्रॉस कर रहे थे, वो आपके पाँव के ऊपर चढ़ के चला गया? बिल्कुल, बहुत स्पीड से आ रहा था वो। पहले तो उसने मुझे टक्कर मारी, काफ़ी दूर जाके गिरा मैं, बहुत स्पीड में था। जब वो पिछला टायर मेरे टांग पर चढ़ा तो मेरा ये हिस्सा जो है अगले रोड जा गिरा था, अलग हो गया था ये। तो अल्लाह का शुक्र है उस वक्त मैं बेहोश नहीं हुआ था। एक्सीडेंट के यही कराची की बात है। 10-12 सेकंड बाद मैं उठ के बैठ गया था। तो मैं समझा मुझे सिर्फ टक्कर लगी है, मुझे ये नहीं पता मेरी एक टांग ज़ाया हो गई है, अगले रोड जा गिरी है। तब मैं उठने लगा तो देखा ये सारा गोश्त वगैरह मेरा लटक रहा है, तो बहुत बुरी कंडीशन थी। फिर रोने लगा। फिर इलाके में काफ़ी लोगों ने उठाया मुझे, उठाकर हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में फिर ये कि 3-4 घंटे तो वैसे ही पड़ा रहा। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह दी। पेरेंट्स कहाँ थे आपके? उनको इन्फॉर्म किया क्या, उनको बताया गया? मेरे वालिद साहब शिपयार्ड में होते थे, तो वो ऑफिस ड्यूटी पर थे, वो ड्यूटी पे होते थे। तो जब उनको इन्फॉर्म किया, वो भी फिर डायरेक्ट ऑफिस जो है हॉस्पिटल पहुंचे। फिर मेरी वालदा जो है वो तो मुझे देखकर बेहोश हो गई थी, क्योंकि मुझे डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं लेके गए, वहाँ से पहले घर लेके आए, तकरीबन 5 मिनट दूर था। तो उठा के घर लेके गए, आए कि आपका बेटा। तो फिर वालदा ने देखा, वो तो बेहोश हो गई थी मेरी वालदा। फिर सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए। फिर उसी वक्त यहाँ से हम बाकी भी आगे की कहानी सुनते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत से हाजिर रहते हैं।
वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं जहांजेब से और हम बात कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के उस सफ़र पे जिसकी वजह से जो शुरू में कहते हैं ना कुछ बुरे में कुछ अच्छा भी छुपा होता है। तो ये जो उनके साथ हो गया बचपन में, इसकी वजह से आज वो यहाँ स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग सिर्फ सोच ही सक रहे होते हैं कि हम शायद ऐसा कुछ कर सकें। अच्छा जी, अभी वो अपनी लाइफ का इंसिडेंट बता रहे थे कि व्हेन ही वाज 7 ईयर ओल्ड, जब वो मदरसे से वापस आ रहे थे तो क्या हुआ था। अच्छा, फिर वो आपकी मदर के पास आपको लेके गए और आपकी मदर डेफिनेटली कोई भी माँ अपने बच्चे को इस हाल में तो नहीं देख सकती। फिर क्या हुआ था? बस ये कि मेरी मदर जो है बेहोश हो गई थी। फिर तमाम एरिया में सब मेरे घर चले गए, अम्मी को हौसला दिया। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि वक्त कम है, इनका इतना हिस्सा गायब है। मेरा इतना हिस्सा ट्रक के नीचे गायब था। उन्होंने कहा टांग तो अलग हो गई थी ना, तो इतना अच्छा, हिस्सा भी उठाया भी नहीं था? उठा लिया था, वो टांग उठा ली थी। इत्तेफाक गाड़ी में मुझे आगे बिठाया तो वो टूटी हुई टांग भी मेरे सामने रख दी। फिर वो मैं देख रहा था वो, तो फिर वो हटवाई बल्कि किसी ने, क्योंकि मैं बेहोश नहीं हुआ था, मैं होश में था। मैं तो सारा मंजर देख रहा था। फिर ये कि डॉक्टर ने कहा कि अगर वक्त कम है, जल्द से जल्द इनका बीच का हिस्सा एक हड्डी गायब है, वो कोशिश करो कहीं देखो ट्रक के नीचे कहीं पे भी हो वो ले आओ ताकि हम इसकी टांग जोड़ दें, क्योंकि वक्त कम है। फिर जहर फैल रहा था मेरा, तो जाहिर सी बात है फिर वो हिस्सा मिला नहीं तो जहर काफ़ी फैल गया। मेरी इतनी टांग काटनी पड़ी, इतनी इतनी इतनी, फिर यहाँ तक काट दी मेरी टांग। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा घुटना है, अगर मैं आर्टिफिशियल टांग पहनता भी हूँ तो मूविंग करता हूँ। फिर यहाँ तक काटनी पड़ी तो फिर मुझे ना ऑपरेट करना था 10 दिन बाद। उन्हें ऑपरेट करना था तो यहाँ की मतलब खाल की ज़रूरत थी, तो मेरी यहाँ की खाल उतार के यहाँ लगा दी। एक और खाल की ज़रूरत थी, वो किसी को देनी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आज रात तक किसी और की भी नहीं मिली खाल तो इनकी टांग पूरी काटनी पड़ेगी ऊपर तक, बिल्कुल एंड तक। तो इत्तेफाक से कोई आदमी थे, उन्होंने अपनी जो है हमें दे दी खाल। मेरी तो उतार ली थी, यहाँ की उतार के यहाँ लगा दी थी, सर्जरी करनी थी। फिर किसी और ने भी जो है दे दी, फिर बच गई मेरी टांग। अब ये कि नीचे तक है मेरी टांग। कहाँ तक है आपकी टांग? अभी घुटने से थोड़ी नीचे है मेरी अभी। अच्छा। हाँ, तो ये कि मूविंग हो जाती है। हाँ, फिर फ्लेक्स तो आप मतलब फ्लेक्स फिर से तो बाइक फ्लेक्स चला कर लेता सकते हूँ हैं, और चल लेते हैं। यूरिया आराम से उतर जोर देता हूँ। दे सकते हैं इस पे? जी जी, इससे जोर दे देता हूँ। ये आर्टिफिशियल नीचे आर्टिफिशियल लगे किस जी, ये मटेरियल वाली की आर्टिफिशियल प्रोसेस क्या? जी, किस मटेरियल का ये प्रोसेस नीचे लगा हुआ है? ये जो है मेरे ख्याल से ये डाउ मेडिकल से बनवाई है। ठीक है। जी, काफ़ी हल्की टांग है ये। पहले तो रोटरी क्लब से बनवाई थी, फिर उसके बाद डाउ मेडिकल से बनवाई। काफ़ी टांग मैंने बनवाई। फिर ये कि 7 साल के बाद बड़ा होता रहा, 8, 9, 10, 11, 12। हाँ, तो फिर तो चेंज हुआ तो होगा ना, मैं साइज तकरीबन चेंज हुआ होगा सब 10-12 टांगे बनवा चुका हूँ मैं। फिर छोटे से बड़ा हुआ काफ़ी, तो इस तरह से करता रहा। कुछ। ओके। अच्छा, अब फिर मुझे बताएं आपके कितने बहन भाई और हैं? 5 बहनें हैं मेरी और 2 भाई हैं टोटल। बड़े हैं, छोटे हैं, आप बीच में हैं, क्या सीन है? मैं सबसे छोटा हूँ घर में। अच्छा। 4 बहनों की शादी हो गई है और एक बहन की अभी करनी है, और बड़े भाई की भी शादी हो चुकी है। ओके। लेकिन कितने भी बहन भाई हो, कितनी भी औलाद हो, वालिदैन को अपनी सारी औलाद जो होती है वो बहुत अजीज होती है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली बहुत हार्ट ब्रेकिंग एक मोमेंट था आपके घर वालों के लिए, फैमिली वालों के लिए। अच्छा, फिर अब जैसे कहते हैं ना, एक इंसान जब इस तरह की प्रोसेस से गुजर रहा होता है, एक तो वो सेंसिटिव, ऑलरेडी ओवर सेंसिटिव हुआ हुआ तो बहुत ज़्यादा, और दूसरा पे कभी कभी सोसाइटी भी उसके साथ बड़ा अजीब सा बिहेव करती है। आप कैसे उसको ले रहे थे? आपने कैसे उसको फील किया? और लोग आपके साथ क्या, मतलब अपार्ट फ्रॉम योर ओन रिलेटिव्स, अपार्ट फ्रॉम आपके वालिदैन, बाकी लोग कैसे रिएक्ट कर रहे थे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिएक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। स्कूल में क्या हुआ? स्कूल लाइफ में फिर ये कि तकरीबन 4 महीने हॉस्पिटल रहने के बाद फिर स्कूल ज्वाइन किया। 1 क्लास से किया मैंने। अच्छा, ठीक है। तो 1 क्लास से किया तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में भी अच्छी एक्टिविटी रही। 1 क्लास में जब ज्वाइन किया तो नॉर्मल स्कूल था या डिसेबल का स्कूल था? नहीं, नॉर्मल था। नॉर्मल स्कूल में क्या? था। ठीक है, ओके। और नॉर्मल था। जब ये कि हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने 1 महीने बाद ही टांग बनवा ली थी नकली। तो स्कूल पहन के जाता था। तो जब से फिर वहाँ गेम्स और वो बच्चे जो खेल सब रहे में हैं, मैं क्रिकेट, एक्टिविटी में फुटबॉल एंड स्टाफ, सब किया आपने? सब किया मैं, बल्कि 14 अगस्त वाले दिन मिली नगमों में हिस्से भी लिया करता था। 1 क्लास से लेकर 7th क्लास तक मैंने हिस्से लिए।
तो मतलब हर एक्टिविटी में मैं भी आगे होता था। बहुत अच्छी ये नहीं बात। सोचता था कि डिसेबल्ड हूँ, हम्म, यही सोचता था कि हो सकता है कि मेरे जरिए किसी को अच्छा मैसेज मिले, इम्प्रूवमेंट मिले उन्हें। स्टूडेंट कैसे थे आप? मैं ये है ना क्वेश्चन करने वाला, कैसे स्टूडेंट थे आप? मैं सही था, नहीं, अच्छा बस ठीक स्टूडेंट था, था, हाँ, शरारती कभी भी बात था। हो जाता था, कभी शरारती तो चलो नहीं, हर बच्चा पोजीशन होता है। होल्डर था मैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। थर्ड, किस चीज में पोजीशन? सेकंड या थर्ड आता था मैं, अक्सर। रियली? बिल्कुल। यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, दैट्स वेरी वेरी मैट्रिक नाइस। में थोड़ी सी परसेंटेज गिर गई, वरना क्या परसेंटेज गिर गई? मैट्रिक चलो 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 तो चलो, नहीं तब तो वो पुरानी बातें हो गई, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना। हाँ फिर ये कि पोजीशन होल्डर रहा चले। स्कूल लाइफ। चले, दैट्स वेरी नाइस, बस यहाँ तक ठीक है। फिर आगे आपने क्या एम बनाया अपना कि ये तो चले आपका एम था दैट यू वांटेड टू बी अ फिल्म स्टार और अ मूवी स्टार और समथिंग। पेरेंट्स क्या सोच रहे थे कि हम जहांजेब को क्या करवाएंगे, जहांजेब के लिए क्या फीजिबल रहेगा, क्या सोचा था? पेरेंट्स ने कहा था जो आपको करना है आप वो करो, और जो मेरा नॉर्मली वो था इरादा कि मैं इंजीनियर बनूं, तो इंजीनियरिंग में तकरीबन कर ही रहा था वो। बस एक्टिंग का अचानक शौक हुआ तो इंजीनियरिंग तकरीबन कर ही रहा था मतलब मैंने मतलब एडमिशन फॉर्म दे दिया हाँ था? एडमिशन फॉर्म दे दिया आई था। रियली? फिर सालाना फीस भी भरी थी मैंने। आई, अच्छा। तो फिर अचानक जो है मैट्रिक के बाद एक्टिंग का शौक हुआ। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूंगा। अभी भी मेरे जितने भी दोस्त यार है, क्लास फेलोज है, कहते हैं यार कभी तुमने ये बताया नहीं था कि तुम एक्टर बनोगे या मतलब ये इन एक्टिविटी में रहोगे, अचानक तुम आए हो। तो मैं अचानक आया हूँ। तो फिर एक्टिंग के लिए मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। हालांकि मुझे कॉलेज से कॉल भी आई थी, भाई आपके ये एग्जाम प्री इंजीनियरिंग की बात हो रही है? तो मैंने कहा मतलब इंटर की बात हो रही है? इंटर की। फिर मैंने बीकॉम जो है इंटर कॉमर्स से किया, फिर कॉमर्स मैंने से बीकॉम कर कर लिया। लिया। हाँ वो छोड़ दिया इंजीनियरिंग, बस इरादा अचानक ठीक है, चेंज हो हाँ, गया जब वो मेरा। एम ही चेंज हो गया तो फिर तो हाँ। फिर बीकॉम पार्ट 2 में हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी। अच्छा, अभी करेंटली अब बीकॉम अभी पार्ट 2 कर में ही है रहा भी? हूँ मैं। ओके, दैट्स वेरी नाइस। मतलब एजुकेशन भी, एक इंसान होता है ना कि एजुकेशन के बगैर अधूरा होता है, तो एजुकेशन भी इन्होंने पूरी रखी है, अपना एम भी पूरा कर रहे हैं और एक बहुत ही भरपूर जिंदगी गुजारे और इंशाल्लाह आगे भी गुजारेंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब आपको इंडिया से कॉल आई पहले तो आपको लगा होगा कोई दोस्त मजाक कर रहा है। बिल्कुल। क्या नहीं, सीरियसली मैं तो ऐसे पूछ रही नहीं, हूँ। दोस्त तो है क्या नहीं हुआ ना था? इंडिया में। हाँ, दोस्त तो है ही नहीं। मैं कब जब कॉल आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ था। फिर मैंने कुछ मेरे क्या कर रहे थे आप? सो रहे थे, खाना खा रहे थे, मूवी देख रहे, क्या हो रहा था उसमें? तकरीबन सुबह 7:30-8 का टाइम था। मैं सो इतनी रहा था। सुबह कॉल आ गई? मैं सो रहा था। मैं इंसान को वैसे अचानक गुस्सा कॉल आ आई। जाता है, इतनी मैं सुबह था को भी कॉल है। नींद में। मैं हाँ हूँ ओके ओके करता रहा। फिर मैंने कॉल काट दी। हम्म। जब उठा फिर मैंने कहा देखूं किसकी कॉल थी। देखा तो वो इंडिया की कॉल थी। नहीं तो मतलब आपने रियलाइज ही नहीं किया उस पर कि आपको मैं कॉल आ रही है? सो रहा था। मैं उठता भी 10-11 बजे हूँ नॉर्मल, अगर छुट्टी हो कॉलेज की या कहीं की। तो जब कॉल आई तो फिर ये कि सो रहा था मैं, इतनी खास बात नहीं की। फिर उसके बाद फिर मैंने बात की। फिर उनकी रिटर्न कॉल आई तकरीबन 12-1-2 बजे, तकरीबन इतने बजे। फिर उन्होंने जो है डिटेल से बात सही। की। अब क्या बातें की, क्या हुआ आगे, हम मालूम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। जागे सारा पाकिस्तान मॉर्निंग डिलाइट, सारा पाकिस्तान मॉर्निंग डिलाइट। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं जहांजेब से और जहांजेब हमें अपनी जिंदगी कहानी सुना रहे हैं कि कैसे सोते सोते उनको एक कॉल आई और उन्होंने उस कॉल को इतना लाइटली लिया कि वो सोते ही रह गए और उठने के बाद उन्हें ख्याल आया अरे ये कॉल तो इंडिया से लग रही थी। फिर आपको रिटर्न कॉल आई कोई 12-1 बजे। फिर रिटर्न कॉल आई। फिर उन्होंने डिटेल से बात की कि इस तरह से हमने आपकी कवरेज देखी है और हम इंस्पायर हुए हैं आपसे, एक स्पेशल पर्सन हो आप। और जिसने ऑफर अच्छा, मतलब उन्होंने आपके वो डांस और वो जिम्नास्टिक्स और वो सब कुछ देख देखा था चुके थे उन्होंने? और सारा डेटा मेरा नेट से निकाल चुके थे आओ। कंप्लीट तकरीबन। तो उन्होंने कहा हम इंस्पायर हुए। और जिसने मुझे ऑफर की थी इंडिया में, उनका काम है कि किन की कॉल थी ये? अमजद खान डायरेक्टर अच्छा, की अमजद और खान साहब की। शंतनु फिन, दोनों ने बात की थी अच्छा मुझसे। ठीक।
तो उन दोनों का यही काम है, वो सोशल वर्क ज़्यादा करते हैं, जैसे कि कोई भी सोशल डॉक्यूमेंट्री बनाना, स्पेशल केस पर वर्क करना, ये उनका काम था। तो उनके जो है उन्होंने मुझे अप्रोच किया। फिर उन्होंने कहा कि हमने आपकी सारी परफॉर्मेंस देखी, क्या ख्वाहिश है आपकी, पहले तो ख्वाहिश पूछी, फिर बता दी ख्वाहिश, मैंने ये ख्वाहिश है। फिर कहते क्या बनना चाहते हो, मैंने कहा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। फिर इस तरह से सारी चीज़ें पूछते हैं। फिर उन्होंने कहा बेटा अगर हम आपको मौका दें आप आएंगे, मैंने कहा बिल्कुल मैं आऊँगा। फिर यकीन तो नहीं हो रहा था, फिर उनका भी डाटा मैंने निकाला, मैंने चेक किया नेट पे, जो है इतनी बेयकीनी की कैफियत फिर भी होता है ना कि अचानक। इंसान का। फिर उसके बाद उन्होंने ऑफर की, फिर ऑफर करने के बाद वॉइस ऑफ अमेरिका ने मुझे कवरेज दी। वॉइस ऑफ अमेरिका में 1 घंटा लाइव मुझे पूरे वर्ल्ड में सुना गया। फिर उसमें भी जो है डिटेल से बात हुई, इंडियन ऑफर होने के बाद, डॉक्यूमेंट्री ऑफर होने के बाद। क्या कवरेज थी? वॉइस ऑफ अमेरिका में ये कवरेज थी कि किस तरह जो है ये सब कुछ हुआ। फिर उसमें लाइव इंटरव्यू हुआ मेरा, फिर उसमें मेरे इंडियन डायरेक्टर को लाइव लिया था कॉल पर। हाँ, तो फिर कॉल पे लाइव लिया कि आपने इनको ऑफर की, कोई ख़ास वजह? फिर उन्होंने लाइव फिर बताया। तो उन्होंने कहा कि कुछ बंदे होते हैं वो चोरी करते हैं, कुछ होते हैं गलत काम करते हैं, लेकिन इस बच्चे को देखो डिसेबल्ड है, जज्बा है इसमें, अगर इसमें जज्बा है तो ऐसे कुछ करने देते हैं, इसे आगे बढ़ने देते हैं, हो सकता है कि अच्छी हाइट ले ले ये इंडिया में। तो इसी तरह से उन्होंने मुझे ऑफर। अच्छा, फिर आप अल्टीमेटली यहाँ से फैमिली रिस्पॉन्स तो खैर बहुत ही, इनफैक्ट आई एम श्योर कि बहुत सपोर्ट, बचपन से इतना सपोर्टिव थे तो फिर भी सपोर्टिव ही होंगे। तो फिर आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बंद किया और आप इंडिया पहुँच गए। वेरी नाइस। तो अभी शुरू में आपने मुझे बताया कि 10% ऑफ योर मूवी वो आपकी पिक्चराइज हो चुकी है, आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है, और अभी 90% बाकी है, जिसके कुछ सीन वो इंडिया में है और कुछ सीन पाकिस्तान में। डेफिनेटली, बिकॉज अगर वो रियल लाइफ स्टोरी है तो फिर मोहल्ला और वो सब कुछ वो दोबारा से बनाना होगा। होने के हैं, अगर हालात बेहतर हुए तो उनका इरादा है आने का, तो देखें। बाकी क्योंकि कुछ कराची के सीन लेने, कुछ रियल उनको सीन लेने थे, अगर पॉसिबल हुआ तो वो लोग कराची आएंगे, वरना इंडिया में ही सेट लगा लेंगे। इंडिया में ही कराना पड़ेगा, वरना इंडिया में ही सेट लगा लेंगे वो फिल्म सिटी में। ओके, चलो भाई, वी विश जहाँ से बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज ओन डॉक्यूमेंट्री फिल्म। चलिए, ये तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हुई, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप बन रही है, इंशाल्लाह आगे आप बहुत और कुछ भी करेंगे। आपने क्या सोचा है आप आगे क्या करेंगे? आगे बहुत कुछ सोचा है मैंने। पहले तो ये कि करियर बनाना है एक्टिंग में करियर बनाने के बाद फिर और भी वर्क करूंगा इंशाल्लाह। एक्टिंग में करियर एज अ हीरो, एज अ मॉडल, एज व्हाट? हीरो और मॉडल। हीरो एंड मॉडल टाइम लगता है लेकिन कोशिश करेंगे। सेट होने में टाइम लगता है लेकिन कोशिश बिल्कुल अपनी करूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। जब इतना अच्छा रिस्पांस मिला है तो आगे भी इंशाल्लाह ताला मिलता रहेगा। सही, मतलब सिर्फ ऐसे आउट ऑफ ब्लू चांसेस बन गए, सो यू नेवर नो, आउट ऑफ ब्लू चांसेस उस चीज़ों के भी बन जाए। अच्छा, और इसके अलावा आप जिंदगी में और क्या साथ में करना चाह रहे हैं, इन द सेंस कि अभी ये तो स्ट्रगल पीरियड है ना, इसके ऊपर आप कम्प्लीटली डिपेंड तो नहीं कर सकते अपनी लाइफ के लिए, क्या करना चाहेंगे इसके साथ? और आगे मेरा वैसे पर्सनली एक इरादा था कि कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं अपनी एनजीओ खोलूँगा। अच्छा, नाइस। मेरा ये पर्सनली इरादा था और इसके लिए मैंने कुछ कॉन्टेक्ट्स भी किए हैं। गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरत लिबास साहब को एक लेटर भी लिखा था, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे। कुछ ही दिनों की बात है, उनसे मेरी एक मीटिंग भी हुई थी। तो मेरा मतलब इरादा है, अहम है कि मैं एनजीओ करूं पाकिस्तान में, उन डिसेबल पर्सन के लिए वर्कआउट करूं जिनको हमारी गवर्नमेंट इग्नोर करती है। अच्छा, गवर्नमेंट इग्नोर करती है हमारी डिसेबल पर्सन को। तो पाकिस्तान में इस तरह के डिसेबल लोगों के लिए कोई स्पेशल चीज़ कहीं हो रही है? आप लोग ऐसी चीज़ रिसर्च की, कहीं पे आपने एडमिशन लिया, कहीं आपने देखा कि जो डिसेबल बहुत और भी बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं, यू नो, यही एक्सीडेंट्स में हुए हुए, पोलियो से मुतासर है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो कुछ हो रहा है उनके हवाले से, कोई और काम हो रहा है यहाँ पर? मैं समझता हूँ कि एनजीओ कर रही है उनके हवाले से काम, जैसे कि गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं बिल्कुल भी वो कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि 2007 में मुझे याद है कि गवर्नमेंट थी तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम डिसेबल पर्सन के लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो स्पेशल एनआईसी बनवाए गए तमाम डिसेबल पर्सन के। तो वो बने भी
उसके बाद उसके लिए बहुत सी चीज़ें सामने आई थी, इनके लिए ये होगा, टिकट में 50% डिस्काउंट होगा, बिल्कुल उनको इनके लिए जॉब सीट प्रोवाइड रिजर्व है, की जाएगी, लेकिन कुछ जॉब भी का नहीं हुआ कोटा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब तमाम डिसेबल पर्सन जब NIC बन रहे थे तो मैं भी गया था अपना स्पेशल NIC बनवाने, तो हज़ारों पता नहीं हज़ारों कितने हज़ार डिसेबल पर्सन आए हुए थे। तो अब उनके दिल में कितनी उम्मीदें होंगी कि बिल्कुल गवर्नमेंट ने हमारे लिए कदम उठाया, हमारे हाँ। स्पेशल ID कार्ड बन गए, लेकिन जो जो गवर्नमेंट ने वादे किए थे ना, हम डिसेबल पर्सन के लिए ये कर रहे हैं, हम डिसेबल पर्सन के लिए जॉब्स करेंगे, हम उनके लिए टिकट में डिस्काउंट करेंगे, जिस तरह आउट ऑफ कंट्री में डिसेबल पर्सन को अप्रिशिएट किया जाता है, सही लेकिन पाकिस्तान में 2007 के बाद अब तक 2014 है, कोई वर्क डिसेबल पर्सन के लिए ये नहीं पाकिस्तान हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया। तो इस पर मुझे मैं आगे बीच में कोई ऐसी बात भी उठी थी कि रैंप चाहिए होता है हर बिल्डिंग में, डिसेबल्ड लोग बिकॉज दे गो ऑन अ व्हील चेयर, तो उनके लिए स्टेयर्स के साथ रैंप बनने के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम रेज हुआ था। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिसेबल लोगों के लिए स्पेशल करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो हमारी तरह नॉर्मल नहीं होते, दो हाथ दो पाँव उनके बिल्कुल वैसे फंक्शनल नहीं होते डेफिनेटली, और कभी कभी वो मेंटली भी थोड़े से काफ़ी वो होते हैं, तो उसमें के लिए स्पेशल सीट्स एजुकेशन में रखना, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में रखना, हर जगह उनके लिए स्पेशल कोटा अलॉटमेंट होती है फॉर जॉब्स, उनके लिए स्पेशल प्रोफेशंस डिज़ाइन किए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड में बता रही हूँ, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, और हर चीज़ जो है वो उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जाती है। कोई दी जाती शॉपिंग है। मार्ट होती है, वो उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जाती है कि वो लोग भी वहाँ पे आके फीजिबिलिटी से सब कुछ कर सके। कोई बिल्डिंग के डिज़ाइन भी इस हवाले से बनाए गए होते हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई भी फैसिलिटी गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं है? अब तक नहीं की है, इसीलिए इस चीज़ से इंस्पायर होकर मेरा इरादा है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इजाज़त दी, मैं कामयाब हुआ, तो मैं NGO करूँगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से सपोर्ट है, इंटरनेशनल लेवल पर मुझे है सपोर्ट। मैं उन क्या डिसेबल काम करेंगे आप उस NGO में, क्या किस तरह का काम करना चाहेंगे? मैं ये काम करना चाहूँगा, पाकिस्तान में जितने भी, कराची में जितने भी डिसेबल पर्सन है, उनको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से इंटर्नशिप एज अ ट्रेनिंग जॉब प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। उनके जो जो भी मतलब मसले मसाइल है, उनको एक होती है ना वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग का जो है सेमिनार रखा करूँगा, क्योंकि ट्रेनिंग देने से फिर एक जज्बा पैदा होता है। तो ये सारी चीज़ें करूँगा, मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करूँगा डिसेबल पर्सन के लिए से। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है अभी जो हमारे यहाँ करंटली डिसेबल्ड बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, बड़े भी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? काफ़ी डिसेबल पर्सन है मेरे कांटेक्ट में। Exactly. मुझे आपके बहुत तो अफसोस contact में होता है होंगे। जब वो मुझे कॉल करते हैं कि जानसिब भाई जॉब की ज़रूरत है, तो मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत दुख भी होता है कि हमारी गवर्नमेंट में कोटे आते भी हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती है, नहीं कोटे मिलती। आते नहीं हैं पता है वो साल में। डिसेबल जो लोग होते हैं बेचारे, एक तो ऑलरेडी उनकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज, दूसरा एक पॉइंट पे आके उनके घर वाले भी ना, मैंने भी देखा है, उनके घर वाले चिढ़ जाते हैं, उनको कहीं साइड में डाल देते हैं, उनको बोझ समझने लगते हैं, उनको प्रॉब्लम समझने लगते हैं, कब तक हम इनका उठाएंगे, कब तक हम इनका करेंगे। वो बेचारे मेंटली हर तरह से बिल्कुल कहते हैं हिल के रह जाते हैं अंदर से ना, बाकी में ना उनके लिए कोई स्पेशलाइज कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं होती। तो हमें ज़रूर उनके लिए ज़रूर सोचना चाहिए, हर इंसान को अपने इंडिविजुअल लेवल पे जितना वो कर सकता है ज़रूर करना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक है, और ब्रेक के बाद हम आपके साथ दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। इसलिए जी हमारे पास मौजूद हैं जहांजेब, और जहांजेब जो है वो अपनी ज़िंदगी की स्टोरी भी बता रहे हैं, अपनी अचीवमेंट्स भी बता रहे हैं। अच्छा जहांजेब, जब आप और बच्चों को देखते थे अपने साथ डिसेबल्ड और देखते थे वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप क्या सोचते थे अपने दिल में कि मैं भी कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, एक पॉइंट तक ही होगी मेरी लाइफ, फिर मैं आगे कुछ नहीं करूंगा, फिर मैं भी बेड रिटर्न हो जाऊंगा? क्योंकि बच्चे मैंने देखे भी वो आगे जाके साइकोलॉजिकली भी डिप्रेस हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल रही होती, तो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। तो फिर आपको मतलब कौन सपोर्ट करता था? हु यूज्ड टू टेक यू आउट ऑफ द डिप्रेशन? डिप्रेशन तो हो जाता है ये कि स्कूल लाइफ में जो है काफ़ी सपोर्ट मिलती थी टीचर्स के हवाले से और प्रिंसिपल के हवाले से, तो मैंने
जब 1 क्लास ज्वाइन की तो मैंने ये सोच लिया था कि कभी मैं माधुरी को मजबूरी नहीं बनाऊंगा। और उस दिन से सोच लिया था कि यार कुछ करना है, मतलब पढ़ लिख कर कुछ बनना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ज़िंदगी में मैंने ये नहीं सोचा कि कुछ नहीं कर सकता। मेरी अभी भी यही एम्बिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं यही सोचता हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और करूँगा। तो कभी मतलब मैं क्या एज है अभी आपकी? मेरी अभी 22 साल है जी। अभी 22 साल एज है। अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है सामने। पूरी लाइफ पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी नहीं सोचा। और हमेशा दिल में एक तमन्ना है कि कुछ करना है, मतलब इसको मजबूरी नहीं बनने दूंगा और ना ही बनने दिया मैंने, ताकि और डिसेबल पर्सन देखें ना, उनमें भी एक जज्बा पैदा हो। क्योंकि ऐसे मैंने काफ़ी डिसेबल पर्सन देखे हैं जो कुछ भी नहीं करते, इतना कि वो घर से भी नहीं निकलते सिर्फ शर्म के मारे। उनका मोरल इतना डाउन हुआ होता है, उनको कभी जिंदगी में कोई खास सपोर्ट कभी मिली नहीं होती है, सिर्फ बातें मिल रही होती हैं, तो उनका मोरल बहुत डाउन होता है। तो बिल्कुल, और करना चाहिए गवर्नमेंट को हमें, ताकि देखें आउट ऑफ कंट्री में पूरी दुनिया में डिसेबल पर्सन की एक अहमियत है, उन्हें सपोर्ट किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो कुछ करते भी, आगे बढ़ते भी है। तो हमारे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए। मीडिया को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि मीडिया जितने भी शोज वगैरह करते हैं, कभी डिसेबल पर्सन के लिए भी इशू उठाएं। पाकिस्तान में आपको, पाकिस्तानी मीडिया से आपको व्हेन इट कम्स टू डिसेबिलिटी तो किस तरह का रिस्पॉन्स आया? पाकिस्तान मीडिया से माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। पाकिस्तान मीडिया ने जो है मुझे काफ़ी हाईलाइट किया, मुझे हेडलाइंस में, ब्रेकिंग न्यूज़ में चलाया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब अच्छा रिस्पांस मिला पाकिस्तान की मीडिया से। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। चलिए, दैट्स वेरी नाइस। मतलब हमारे मुल्क से भी आपको अच्छा रिस्पांस मिला और हमारे पड़ोसी मुल्क से भी आपको अच्छा रिस्पांस मिला। एक इंसान को और क्या चाहिए होता है। और मीडिया आपने अल्टीमेटली अपनी फील्ड बनानी है आगे। बिल्कुल। तो जब आपने मीडिया फील्ड बनानी है तो मीडिया से रिलेटेड कोई एजुकेशन का कुछ सोचा कि मैं मीडिया से रिलेटेड आगे करूँगा? अभी मैं सोचा है, बिल्कुल मैं मीडिया से रिलेटेड एजुकेशन करूँगा ताकि कंप्लीट नॉलेज हो मेरे पास। अभी तक तो नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर करूँगा, मैं ख्वाहिश है मेरी। हाँ, मतलब आप एक्टिंग और मॉडलिंग में जाना चाह रहे हैं तो उनकी तो बेसिक्स, और अब तो बाकायदा हर बच्चा मैं देख रही हूँ कि पढ़ के आ रहा होता है मीडिया में, जो कि पहले नहीं होता था, अब है। जब है तो लोग यूज़ कर रहे हैं और ये बड़ी उसके तरह काम भी आता है। तो सिर्फ आप पाकिस्तानी मीडिया तक रिजर्व नहीं होना चाहते, आपका एक्सपोजर बाहर हो गया तो आई एम श्योर आप बाहर भी जाना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं बाहर जाना चाहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो सीखूँगा भी, एक्टिंग की प्रॉपर क्लासेस लेना चाहूँगा, बहुत जल्द लूँगा भी ताकि सीखूँ। शौक़ है डायरेक्शन भी सीखूँ, अगर कभी मौका मिला तो। डायरेक्शन भी एक शौक़ है आपका? हाँ, शौक़ है, अगर कभी मौका मिला। एक की भी है, छोटी मोटी डायरेक्शन की थी। आर्ट्स काउंसिल में एक हुआ था फिल्म फेस्टिवल, उसमें मैंने हिस्सा लिया था। तो मैंने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट की थी, तो थोड़ी बहुत कर ली थी। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल है, पहले हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रुखसाना जैदी बोल रही हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुखसाना, इतने टाइम बाद आपने फोन किया। बस देखती तो रहती हूँ प्रोग्राम, बीच में कोशिश भी की तो जरा एंगेज रहा, लेकिन देखिए बहरहाल आज हो गई मेरी बात आपसे, बहुत खुशी हो रही है और सेट भी आपका बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत दिन बाद। कुछ खास चेंज है क्या आज सेट में? कोई चेंज तो थोड़ा बहुत तो है, पर ये कि रमजान में जरा चेंज हो गया था ना। हाँ, डेफिनेटली। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास जहाँ से मौजूद है डिसेबल्ड है, लेकिन माशाल्लाह हिम्मत नहीं हारी भी और काम बहुत कर रहे हैं, आगे कोशिश भी कर रहे हैं। आप इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल जहाज़ेद की तो मैं एक तारीफ करूंगी कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि बाहर भी होकर आ रहे हैं और पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, और ये कि डायरेक्शन की तरफ भी है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हर फन मौला कह लें इनको। हर फन मौला, सही बात है। और आपसे मुझे ये भी कहना चाहते कि आप जैसे बाहर गए, इंडिया गए और पाकिस्तान में, तो वहाँ और यहाँ के लोगों में आपने क्या फर्क देखा? ठीक है रुखसाना, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, ये हम जरूर पूछेंगे उनसे। एक छोटा सा ब्रेक है व्यूअर्स, और इस ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर रहते हैं। जागे सारा पाकिस्तान मॉर्निंग डिलाइट, जागे सारा पाकिस्तान मॉर्निंग डिलाइट।
मॉर्निंग डिलाइट। जहाजेब हमारे साथ मौजूद हैं और जहाजेब की कुछ पिक्चर्स भी हमारे पास मौजूद हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। जहाजेब उन पिक्चर्स के बारे में आप बता भी दीजिए और हम पिक्चर्स की तरफ चलते भी हैं, आप दिखा भी दीजिए। पिक्चर्स आपकी किसकी हैं, किसके साथ हैं? ये तो सलमान खान साहब लग रहे हैं मुझे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी सलमान खान के साथ है ये रज़ा मुराद के साथ। ठीक, सही। ये रज़ा मुराद के घर में गया था। नाइस। प्रेम चोपड़ा। राइट। इन सब लोगों से आपकी मुलाकात। ओह गॉड, आई रियली लाइक इट। अनुपम जी सही। ये कौन है? ओह रियली? जग्गू दादा। बड़ू कैसा है बड़ू? सही। ओके, दैट्स वेरी नाइस। ये कहाँ मौजूद थे आप इस ये वक्त? मैं एक पार्टी में था, एल्बम लॉन्चिंग थी ये कौन सलमान है? खान की। ये है श्रुति सेठ। अच्छा ठीक है, शी इज अ होस्ट आई विल। जी जी। ये तुषार कपूर। ओह तुषार कपूर। एंड ये मॉडल है। अच्छा मॉडल हैं। अरबाज खान। अरबाज खान, सही। ओके अरसानी। आई नो। बहुत कॉमेडी है। आई नो। और ये रेमो। ये तो वो है कोरियोग्राफर है ना? कोरियोग्राफर है ये, सूफी है ये। यप। अच्छा, ये आप एक पार्टी में गए थे यहाँ पे, आप इन सब लोगों से मिले। वेरी नाइस। माय फेवरेट फेवरेट है आपकी? शिल्पा, राइट? ये रजा खान, कॉमेडी एक्टर है ना, रजा खान। अच्छा, वो साइड का वो है तो मुझे फिर से क्लिक वो नहीं हो रहा। ऐसे सब लोगों ने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया इस सब चीज के लिए। किया बिल्कुल। नेहा शर्मा है ये। ये कौन है? ये होस्ट है, ये ऑनर भी है उनके। एंड ये इंडियन प्रिंस फैशन वीक में गए था। ये सलीम सुलेमान। ये क्या मिला है आपको? ये मुझे बीइंग ह्यूमन से मिला था एक। ओह सलमान वेरी खान की नाइस। फाउंडेशन। ये डॉली बिंद्रा। अच्छा। साथ जो है हम लोग खा रहे थे खाना। साजिद वाजिद बहुत ये फेमस सिंगर हैं। भाई साथ साथ वो आपको बताते जा रहे हैं, इसमें तो बहुत सारे लोग हैं। ये अमोल गुप्ता हैं, तारे जमीन के डायरेक्टर। ओह राइट। ये एक्टिंग भी करते हैं if I'm not जी wrong। जी, ये एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्टर भी है। सही। ये हाजी अली दरगाह गया था मैं। ओके। ये कौन है? ये रजा खान। हाँ, ये भी पीछे थे, आपने मुझे उनके बारे में बताया था। डिफरेंट लोकेशंस पे पिक्चर्स हैं। ये कौन है? ये हॉलैंड की मॉडल है, आई हुई थी इंडिया में फैशन वीक में। ये मुकेश तिवारी। अच्छा। वसूली भाई कहते हैं। कपिल शर्मा। इनके सेट पे हिट है कपिल साहब। गया था। ये जैकी भागनानी है ये। ऑलराइट। ये कौन है आपके साथ? संतोष शुक्ला विलन है, जय हो में विलन है ये। ओके। सौरभ शुक्ला है ये चंकी पांडे। अच्छा, चंकी पांडे। ओके। ये कौन है? ये संतोष शुक्ला। संतोष वही बात। विलन है ये। ओके, ये तो ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो आप इनसे किस हवाले से मिल रहे थे आप इनसे? ये मुझे एक पार्टी में मिले थे, बॉलीवुड की फिल्म सेलिब्रेशन में मैं गया था। तो उनमें ये सब मिले थे और बड़ा अच्छा रिस्पांस था पाकिस्तान के हवाले से। कैसे रिएक्ट करते हैं ये लोग जब आप इनको बताते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं? बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कि ख्वाहिश है पाकिस्तान आने की। अरशद वारसी की इतनी अच्छी जो है वो थी मेरे साथ। अरशद वारसी भी कह रहे थे मैं आऊँगा इंशाल्लाह पाकिस्तान, ख्वाहिश है पाकिस्तान देखने की। अरशद वारसी। अच्छा, अरशद वारसी तो आई एम नॉट रॉन्ग आ भी चुके हैं एक बार। मुझे याद नहीं आया। नहीं। अच्छा ठीक। चले जी। ये इनकी डिफरेंट लोगों के साथ इनकी पिक्चर्स हैं और आपने भी देखा कि मल्टीपल लोग इनके साथ इनको मिल चुके हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि आप पाकिस्तान से हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारे मीडिया को काफ़ी सपोर्ट भी वो लोग कर रहे हैं। इन सेंस में देख लूँ, बहुत सारे हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस वहाँ जाते हैं, नाम बनाते हैं, वापस आ जाते हैं। अच्छी बात है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए जाते हैं। तो अच्छा, मुझे अब बताएं कि
पाकिस्तानी मीडिया के लोगों का रिस्पांस और वहाँ के, जिस तरह हमें अभी रुखसाना जैदी ने पूछा था, वहाँ के मीडिया के लोगों का रिस्पांस, दोनों में क्या डिफरेंस है? मीडिया के लोगों का रिस्पॉन्स आपको और भी रिस्पांस बताना चाह रहे हैं? या अवाम का रिस्पॉन्स? अवाम का रिस्पांस मतलब अवाम तो अवाम है, वो तो जनरल है, वो तो सबकी, बट जो प्रोफेशनल लोग हैं उनका रिस्पांस कैसा है? अच्छा रिस्पॉन्स है वहाँ की मीडिया का भी, और यहाँ की मीडिया का तो डेफिनेटली अच्छा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है दोनों मुल्कों की मीडिया का। किसने आपको ज्यादा प्रमोट किया, किसने आपको ज्यादा हाईलाइट किया है? यहाँ की मीडिया ने। यहाँ की मीडिया ने आपको ज्यादा प्रमोट और हाईलाइट? यहाँ की मीडिया ने ज्यादा प्रमोट किया। वहाँ के भी मेरे 2-3 चैनल पर इंटरव्यू हुए हैं इंडिया के, जो कि सलमान खान से मिलने के बाद फिर ये कि मीडिया के आए थे कुछ नुमाइंदे, उन्होंने कहा हम आपकी जो है इंटरव्यू लेना चाहते हैं हम आपका, जो आप यहाँ पे कमर्शियल डॉक्यूमेंट्री कर रहे, तो उस हवाले से फिर आए थे इंटरव्यू लेने। फिर उन्होंने भी अच्छा पैकेज बना के चलाया और बड़ी इज्जत दी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं कमर नईम बोल रहा हूँ, चेयरमैन पाक मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन से। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सुनाइए, कैसे फोन किया, कैसे याद किया? आज आपकी सेलिब्रिटीज को देख के मेरा भी हौसला बढ़ा है और मैं इनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला ये इनकी जितनी भी दिली ख्वाहिश है वो पूरी करे। आमीन आमीन आमीन, बिल्कुल। और इन जैसे लोगों के लिए मेरा प्लेटफॉर्म हमेशा खुला है और खुला रहेगा। पाक मीडिया इनको ऑफर करती है कि जब चाहे जिस वक्त चाहे हमें ज्वाइन करें, मुझे खुशी होगी। क्या बात है सर, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। बहुत बड़ी बात है, सपोर्ट है, सी आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इनके साथ कुछ मिल करके जुल के इन जैसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएं और काम करने के लिए इनकी रहनुमाई जरूरी होगी। बिल्कुल सही। सर, हमारे मीडिया में वैसे कोई स्पेशल कोटा है डिसेबल लोगों के लिए? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर कोशिश करेंगे तो बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखें ना, अगर उन लोगों ने इनकी पजराई की है, इनसे मोहब्बत की है और वाकई जो लोग यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान से, उनको वो लोग इतनी इज्जत देते हैं कि आप तस्वर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात, सही कह रहे हैं, बिल्कुल, ये तो है। नो डाउट कि अल्लाह ताला, क्योंकि यहाँ से उनके रिलेटेड यहाँ के लोग हैं, वो लोग जो वहाँ रह रहे हैं, यहाँ के बारे में इनसे पूछते होंगे कि भाई वहाँ के हालात कैसे हैं, क्या है। ये मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ और वो यकीन करें कि पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, वो तो नजर ही आता है। हाँ, नजर आता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों ने इसको बीच में बॉर्डर बनाया हुआ है। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि ये बॉर्डर खत्म होना चाहिए और यही वो लोग एम्बेसडर हैं जो जा कर करके लोगों को बताते हैं। बड़ी खुशी होती है, उनको भी खुशी होती है, वहाँ के लोगों को भी खुशी होती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। और देखिए ना, खिलाड़ी हैं, अदाकार हैं, ये लोग एक एम्बेसडर है मुल्क के लिए। बिल्कुल। और आप भी बड़ा काम कर रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। इनके लिए हमारे पाक मीडिया की तरफ से बिल्कुल ऑफर है, जब चाहें जिस तरह चाहें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। पाक मीडिया के चेयरमैन साहब आपको फोन कर रहे थे और वो आपको अपनी सपोर्ट शो कर रहे थे। क्या बहुत सी बात है, अभी रिसेंटली इन्होंने गवर्नर कराची, गवर्नर सिंह को जो है, इन्होंने वहाँ पे भी अपनी एक NGO के लिए प्रॉब्ली उन्होंने उनको वहाँ पे भी लेटर लिखा था कि मुझे ये NGO स्टार्ट करनी है। दिस इज द रिस्पॉन्स ही गॉट इन रिटर्न। आई थी आप इसको जरा प्लास्टिक कोट करके अच्छे से रख लें ये खराब ना हो जाए। तो रिस्पॉन्स बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, हर तरह की हेल्प करने का रिस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छी बात है। दिस इज़ वेरी नाइस। अभी इन्होंने कैसे किया, हम इनसे भी बात करते हैं, लेकिन पहले हमारे पास एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपकी आवाज़, आपका टीवी का वॉल्यूम से ज़्यादा खुला हुआ है, मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं। अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही, बताइए। साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जान साहब, मैं आपका फ्रेंड हूँ जो लिटिल इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था, याद है आपको? जी जी, कौन से स्कूल में? लिटिल इंग्लिश स्कूल। अच्छा अच्छा, जी जी, याद है आपको? नाम क्या आपका?
मोहसिन मोहसिन जी मोहसिन जी नाम जी है जी इनका। जी बिल्कुल याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। मैं आपको बहुत कांटेक्ट करने को लेकिन मुझे आपका कांटेक्ट नंबर मिला नहीं। मैं आपको देख रहा हूँ टीवी पे अभी। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अभी आप जहाँ से को बहुत जल्द एक डॉक्यूमेंट्री में भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू मोहसिन, थैंक यू सो मच। आपके फैन थे। हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। जागे सारा पाकिस्तान मॉर्निंग डिलाइट पूरे 65 रुपए। पाकिस्तान मॉर्निंग डिलाइट। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल है, पहले हम उनसे बात करते हैं, फिर हम झांसी से और बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है? अरशद अली बात कर रहा हूँ फ्रॉम अरशद फिक्रा के। अरशद अली बात कर रहे हैं फ्रॉम अर्श मीडिया। कैसे हैं? जी जी अरशद, आप बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक है। बहुत अच्छा लगा जहाँ से बवाल साहब आए हुए, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जिस तरह वो एक उनमें प्रॉब्लम थी उसको उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उसके बाद वर्किंग कर रहे हैं। और मैं मेट्रो का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हनीफ साहब का जो इस तरह का टैलेंट, इस तरह के लोगों को बहुत हाईलाइट करते हैं और स्पीच करते हैं। डिजर्विंग पर्सन है। इनसे मेरी बात हुई थी तो इंशाल्लाह ताला घर बवाल साहब आपको बहुत जल्द एक यूथ टैलेंट अवार्ड से भी नवाजेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अरशद साहब, आप भी तो बड़े डिफरेंट काम करते हैं। आप भी तो बड़ी डिफरेंट चीजें, डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाते हैं। जहांजीब साहब के साथ आप क्या करना चाहेंगे? मैं इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि जिस तरह इन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम को अपनी माजूरी नहीं बनाई तो इनको एक आइकन बना के सामने दिखा के ऐसे लोगों को हाईलाइट कराएंगे कि अपने आप को कमतर न समझें, एक प्रॉब्लम के बाद भी प्रूफ करके दिखाएं। टैलेंट तो आपको पता है, आप ज्यादा बेहतर जानती हैं, हम हर तरह के टैलेंट को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। आपका तो मतलब मुझे लगता है कि सारे ऐसे काम जो कोई नहीं, मतलब लोग इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते। अरशद साहब, अर्श मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो कि लोगों को प्रमोट करता है, नए टैलेंट को प्रमोट करता है। और अब आपको जिस तरह झांसी साहब नजर आ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, डिसेबिलिटी भी उनके साथ है लेकिन वो फिर भी मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत सपोर्ट करूंगा। और झांसी साहब जैसे और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं साहब। मैं स्पेशली मैं उनका वाहिद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा क्योंकि नए लोगों को जब हम भी न्यू थे तो उस वक्त भी हनीफ भाई ने हमको बहुत इंकरेज किया, बहुत हाईलाइट किया। आज हम एक प्लेटफॉर्म बन गए तो आज हम उन नए लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो जिनको कोई चांस नहीं देता, कोई पूछता नहीं है। तो खुशी होती है कि आपके प्लेटफॉर्म से नए नए लोगों को एक राह मिलती है और आगे बढ़ने का। क्योंकि अब आपके चैनल आगे बैठे हैं तो इंशाल्लाह ताला सारे चैनल्स को कनेक्ट करेंगे और स्टेप आपने उठाया। क्या बात है, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू अर्शद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया। और अर्शद साहब इट्स वन ऑफ दोज पीपल जो कि इस तरह के लोग जिसे कहते हैं ढूंढ रहे होते हैं। जो कोई डिफरेंट काम कर रहा हो, कोई डिफरेंट इंसान हो, कोई डिफरेंट चीज हो, कहीं किसी को प्रमोशन की जरूरत हो, तो अर्श मीडिया तो बहुत फेमस है इस तरह के कामों के लिए। प्रोग्राम देखता रहता हूँ अर्श मीडिया के, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे गवर्नर साहब के इस लेटर रिस्पॉन्स की। ये क्या है? पहले हम खुद झांसी से पूछा, झांसी क्या हुआ था, आपने क्या लिखा है लेटर में और क्या रिस्पॉन्स लिखा क्या था? मुझे तो वो बताएं पहले, क्योंकि वो तो मैंने नहीं देखा, मैंने तो रिस्पॉन्स देखा है। मैंने लिखा था कि गवर्नर साहब को कि मैं एक एक्टिंग एकेडमी और एनजीओ खोलना चाहता हूँ कराची में। अच्छा। एनजीओ डिसेबल पर्सन के लिए, जो कि मैंने बताया है, मैं डिसेबल पर्सन के लिए वर्क करना चाहता हूँ। मुझे इंशाल्लाह ताला आगे पीछे इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट भी है, होगी भी। और अपनी ख्वाहिश थी कि एक्टिंग एकेडमी खोलूँ कराची में मैं, जिसमें मैं एक्टिंग, डांसिंग और सिंगिंग और होस्टिंग की क्लासेस रखूँ। इसके लिए मैंने गवर्नर साहब को लेटर लिखा था कि मुझे जो है आप लोग अप्रिशिएट करें, मुझे सपोर्ट करें। तो इस पर गवर्नर साहब ने जो है रिस्पांस लिया, एक्शन लिया और मुझे जो है कॉल करके गवर्नर हाउस बुलाया। मेरी 1 घंटे की मीटिंग भी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी चीज़ें पूछी, मेरी जो जो डिमांड थी पूछी। मैंने कहा मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा ये एम है और ये चीज़ें करना चाहता हूँ। फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे होगी? उन्होंने कहा आप अपना बजट हमें जो है बना के दें, आपका कितना एक्सपेंस आ रहा है एनजीओ में, एक्टिंग एकेडमी में। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी इस पे मैं वर्कआउट कर ही रहा हूँ
और बजट अपना बना के दे रहा हूँ उनको। मुझे एक एकेडमी के लिए ये चीज़ें ज़रूरत है, तो वो लोग मुझे जो है प्रोवाइड करेंगे। तकरीबन कितना बजट और किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है? सबसे पहले तो मुझे जो है इमारत की ज़रूरत है, जिसमें मैं ज़ाहिर सी बात है एक्टिंग एकेडमी पूरी तैयार करूँ, एक अच्छे लेवल पे कराची में काम और अगर आप तैयार करेंगे तो यू नीड अ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल टेलर मेड बिल्डिंग होती है। कोई टाइम लगेगा। एक्टिंग एकेडमी में ये नहीं कि आपने कोई क्लास का वो खोली है, तो टेलर मेड बिल्डिंग, तो फिर आपको तो पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करानी पड़ेगी। बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन ख्वाहिश है करने की। अगर इन फ्यूचर मौका मिलता रहा करता रहूँगा, हिम्मत नहीं हारूंगा, ये मेरी ख्वाहिश है, एम है मेरा, ये करना है मुझे। टीचर्स कौन लोग होंगे वहाँ पे? टीचर्स जो है हम कराची के जो हमारे इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, सीनियर्स हैं माशाल्लाह, इन सभी से कांटेक्ट करेंगे, इन्हीं को रखेंगे। That's very nice। अच्छा, वहाँ पे सिर्फ एक्टिंग सिखाएंगे या फिर कोई और चीज़ भी? अच्छा, ये हम बात करते हैं, कॉल है पहले हमारे पास, पहले हम उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा आप? कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, मैं जहांगीर से बात करना चाहूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा जहांगीर, कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। आप तो मुझे नहीं पहचानोगे, मैं साइमा की शादी पर आई थी और आपको देखा था, और जब आपका ये हादसा पेश आया था जब नहीं आ सकी थी, आज मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है बेटा। साइमा से पूछेगा, मैं आपकी आंटी हूँ, ठीक है? जी जी, बहुत नहीं पहचान पाओगे। मैं पूछूंगा, बिल्कुल जरूर पूछूंगा। बेटा मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और जो चाहते हो आपको मिले इंशाल्लाह, आमीन। बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, दुआ करते रहें कि इसी तरह अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, पाकिस्तान का नाम जो है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देख रही थी काफी देर से कि ये बच्चा साइमा से भी मिलता है और मोहम्मद तैयब से भी मिलता है, तो ये यकीनन अपना अपना सा बच्चा है। जब मैंने देखा मैंने कहा ओह ये तो जहांगीर है। खुश रहो बेटा, मेरी साथ दुआएं हैं, हम सब की आपके साथ दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे, जैसा आप चाहते हो एनजीओ बनाना, जरूर मेरी दुआएं होंगी आपके साथ साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका नाम क्या बताया आपने? जी मैं परवीन वहीद हूँ। हाँ, आपका नाम क्या बताया आपने? जी मैं परवीन वहीद बात कर रही हूँ, मिसेस कैप्टन वहीद। मिसेस कैप्टन मजीद। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मिसेस कैप्टन मजीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और सपोर्ट का, और इंशाल्लाह हम सब दुआ गो हैं जहांगीर के लिए कि बहुत आगे जाएंगे, और जितनी सपोर्ट मेट्रो वन इनको दे सकता है वो बिल्कुल देगा। आपको पता है मेट्रो वन हमेशा इन सब कामों में सबसे आगे होता है, हर तरह से सपोर्ट करता है, और जितनी हमारी तरफ से हो सका, हमारे बॉसेस की तरफ से बिल्कुल आपको दी जाएगी। अच्छा, हम थे इस लेटर पे, ये लेटर पे आपने ये लिखा, और आपको रिस्पांस किस तरह का आया? वो क्या ऑफर क्या कर रहे हैं? फिर मीटिंग आपकी में 1 घंटे की मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ? मीटिंग में यही डिसाइड हुआ, उन्होंने कहा, जब उन्होंने तो पूरी मेरी बात सुनी, बात सुनने के बाद ठीक है, उन्होंने कहा कि आप हमें ये सब रिटर्न में लिख के दें। अच्छा, ठीक आपका जितना भी इस पे जो भी एक्सपेंस है और जो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, आप हमें बजट पेश करें। हम ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को भेजेंगे, उसके बाद अप्रूवल मिलेगी तो इंशाल्लाह ताला हम आपको सपोर्ट करेंगे, और हमें खुशी हुई है कि आप कुछ कर रहे हो। ठीक है, एक कॉल है हमारे पास, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कम आवाज है ना? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? मैम शाहिद की बात कर रहा हूँ, गुजरावाला से, डॉक्टर शाहिद। शाहिद साहब बात कर रहे हैं गुजरावाला से? जी जी शाहिद साहब फरमाइए। जी मैम सर से बात करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बात कीजिए जहांगीर से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे ना बात करने का बहुत ज़्यादा इख्तियार था, तो यानी अल्लाह की बहुत बहुत मेहरबानी वगैरह ने आपसे बात करवा दी। तो सर हमारी जो है ना प्रे आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको सक्सेस करे, आपको देर से कामयाबी अता करे इंशाल्लाह। हम लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग आपको, हमारी माएँ बहनें सब आपको दुआएं देंगी, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आप सक्सेसफुल होंगे। बहुत खुशी सर आपसे बात करके, बहुत खुशी है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई जहांगीर साहब से बात करने की। अच्छा जी, हम लोग यहाँ जहांगीर से उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही पूछ रहे हैं, और ये जो लेटर का रिस्पांस आया, इनको 1 घंटे की मीटिंग भी हुई, उसमें डिसाइड भी हुआ कि वो हर तरह से आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो आप अपना प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करना चाह रहे हैं?
अभी तो मैं बड़ा बिजी हूँ अपने जो है प्रपोजल बनाने में, काफ़ी दिन से प्रपोजल ही बना रहा हूँ। तो प्रपोजल बना के भेजना है, मेरी एक और मीटिंग होगी, फिर उसके बाद देखें क्या होता है। बातें तो की हैं, आगे देखते हैं। नहीं तो क्या है, तो मतलब कुछ सोच के किया होगा ना, ऐसे नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम एक बड़ा ही जर्मन सेंस से सवाल करते हैं। आप सारी उम्र यहाँ रहे हैं, यहाँ के लोग देखे हैं, यहाँ के लोगों का अखलाक, उनका कल्चर, उनका सब कुछ, और फिर आप इंडिया भी गए, अच्छा खासा टाइम आपने वहाँ भी स्पेंड किया। तो इंडियन लोगों और पाकिस्तानी लोगों में आपको क्या फ़र्क नजर आया? ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, हाँ, ज़्यादा फर्क नहीं है। वहाँ के लोग खाने कहाँ के अच्छे हैं? ये मेरे मतलब का सवाल है। आप मतलब आपको क्या पसंद है? नहीं, मैं जनरली ऐसे पूछे, खाने आपको कहाँ के अच्छे लगे? खाने तो मुझे कराची के तो बहुत अच्छे लगे। वाकई में कराची के तो खाने ये तो है। इंडिया के भी अच्छे लगे मुझे। इंडिया में वड़ा पाव जो है वो खाया मैंने। अच्छा। लोग काफ़ी कहते थे खाना चाहिए, वो ट्राई करो, वो टेस्ट किया। डोसा वहाँ का खाया मैंने। सही। डोसा तो इतना अच्छा लगा, रोज रात को खाने जाता था डोसा में। अंधेरी खाने की बात हो रही है, मुझे वैसे ही भूख लग रही है। एक कॉल है पहले हमारे पास, उनसे बात करते हैं, फिर हम खाने पे दोबारा वापस आते हैं। बड़ा थोड़ा सब्र में ले आऊँ अपने अंदर। हाँ जी, कौन बात कर रहा है? हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है? वालेकुम। मेरा नाम फारीना है। फारिया? फारीना। फारीना जी, फारीना कहाँ से जी। बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं, ठीक है फारीना, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, आज से 4 साल पहले मैं अर्श मीडिया वाले ने अर्श मीडिया को ज्वाइन किया था। अच्छा, ठीक है। हेलो। जी 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 फारीना, बिल्कुल सुन रही हूँ। जी जी जी। इवेंट्स में उन्होंने काफी ऑफर की थी कि मेकअप के लिए। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ फारीना, हम सुन रहे हैं। क्या हुआ? लो जी, लाइन ही ड्रॉप हो गई उनकी। पता नहीं क्या कहना चाह रही थी। फारीना दोबारा कॉल कर लीजिए। अच्छा, हम खाने पे थे। खाना यहाँ का और वहाँ का बता रहे थे कि खाना। अच्छा, लोग कल्चर वाइज, वैसे अखलाक वाइज, मॉरल वाइज? इखलाक वाइज बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत करते हैं। तकरीबन मैंने तो हर जगह मोहब्बत देखी है, और वहाँ पे ख्वाहिश है। वहाँ कहाँ रहे, किसके पास रहे? मैं अंधेरी में रहा हूँ। अंधेरी में अच्छे एरिया में रहा हूँ। तकरीबन सभी स्टार्स वहीं रहते थे। तो जिस डायरेक्टर ने ऑफर की थी, उन्होंने जो है मुझे रखा हुआ था वहाँ अंधेरी में। 10th फ्लोर पे रह रहा था मैं। अच्छा, किसी बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे रह रहे थे, ठीक है। तो मतलब वहाँ हमारे यहाँ भी इस तरह के सिस्टम्स तो होते हैं, इसी तरह के फ्लैट सिस्टम्स, और वहाँ तो अच्छा कुछ भी आपको कल्चरल, एजुकेशनल लोगों में कोई फर्क नजर खास नहीं आया? कोई खास नहीं, लेकिन वहाँ की इंडस्ट्री तो आपको पता है इस वक्त। इंडस्ट्री तो खैर उनकी तो एक रिफाइंड इंडस्ट्री है ना, वो तो दूसरे नंबर पर है। लेकिन वहाँ के लोगों में बहुत मोहब्बत देखी है। स्टिल पाकिस्तान के लिए बहुत मोहब्बत करते हैं। ख्वाहिश है लोगों की कि पाकिस्तान आना है। अभी जय हो के विलन है संतोष शुक्ला, जो सलमान खान की फिल्म है, उनके साथ मेरी अच्छी गपशप है। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को मैं ख्वाबों में देखता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि अगर कभी मौका मिला पाकिस्तान ज़रूर आऊँगा मैं। ऐसा क्यों है कि वो ख्वाबों में देखते हैं? बस वो एक कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है ना कि पाकिस्तान कैसा है। अच्छा, वहाँ के सारे लोग मुझसे मिलते थे, बड़े बड़े एक्टर्स भी मिलते थे। पहला सवाल ये होता था, यार पाकिस्तान कैसा है, यार कराची कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, आप लोग मतलब किस तरह सरवाइव करते हो ज़िंदगी। ये तो मतलब सारे सवालात होते थे। अच्छा, कहीं भी आप जाते हैं ना और थोड़ा सा उनको पाकिस्तान और कराची का ये सब पता होता है, तो फर्स्ट थिंग में आज क्या सिक्योरिटी का क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे? ऐसा क्या इशू है? तो आपसे इस तरह के सवाल हुए? ऐसा सवाल हुआ था, काफी लोगों ने किया, एक इंडियन एक्टर ने भी किया कि यार इतने हालात खराब रहते हैं वहाँ, फिर भी आप लोगों की हिम्मत है। पाकिस्तानियों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि इतने हालात खराब होने के बावजूद भी आप लोग अगले दिन ड्यूटी पर निकल जाते हैं, अगले दिन रोड पर आ जाते हैं। तो मैं सलाम पेश करता हूँ। हमारा कुछ ज्यादा पोर्ट्रेयल इस तरह का है कि जैसे बहुत कुछ है, जो यहाँ होता है वो तो वर्ल्ड वाइड दुनिया में हर जगह ही हो रहा होता है। तो इट्स आई विल नॉट से इट्स ऑल राइट, बट इट्स जस्ट दैट कि ये तो हर जगह हो रहा है। कुछ लोग बहुत हाईलाइट करते हैं, जिस तरह हमारा मीडिया चीज को बहुत हाईलाइट करता है, कुछ लोग नहीं हाईलाइट करते। जो यहाँ हो रहा है वो वहाँ कम हो रहा है क्या? वहाँ पे तो बहुत हो रहा है। तो खैर एनीवे, बट इमेज कुछ इस तरह का पाकिस्तान का बाहर हो गया है। एनीवे, तो एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं। जागे सारा पाकिस्तान मॉर्निंग डिलाइट।
वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। हम लोग क्या बात कर रहे थे और हम ब्रेक में कहीं और कुछ और सोच रहे थे। एनीवे, हम लोग बात कर रहे हैं कि डिसेबल लोग जो हैं, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होने, कोई भी प्रॉब्लम हो, नॉट जस्ट कि आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, हाथ का मसला है, पाँव का मसला है, या फिर वैसे ही कोई बैकबोन के प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, तो इस डिसेबिलिटी के अलावा भी कोई मतलब मेंटल डिसेबिलिटी भी हो, अक्सर लोग जो होते हैं वो इन सब चीज़ों को अपनी कमज़ोरी समझना शुरू कर देते हैं, वीक फील करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉबली आप वैसे नहीं हैं जैसे सोसाइटी में बाकी लोग हैं, प्रॉब्ली आप उनकी तरह 100% फिट नहीं हैं, बट यू नेवर नो कि आपके पास इतनी मैजिकल पावर्स हो, इतनी मेंटल कैपेसिटी हो कि आप उन लोगों से बेहतर हो। और बहुत सारे लोग दुनिया में अपने आप को ऐसे प्रूव कर चुके हैं कि आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, तो हमारे हेड एक प्रोफेसर होते थे, और प्रोफेसर साहब जो थे वो पोलियो के पेशेंट थे, उनकी टांग नहीं, एक टांग जो थी वो बिल्कुल पैरालाइज थी। उन्होंने वो गाड़ी अपने अकॉर्डिंग ऑल्टर की हुई थी। ही वाज अ प्रोफेसर, ही वाज अ HOD। उन्होंने गाड़ी अपने अकॉर्डिंग की हुई थी, वो गाड़ी को खुद चला के आते थे, उन्होंने इतनी एजुकेशन हासिल की, उसके बाद उन्होंने इतना पढ़ाया, और मैंने तो उनको गुड 60-70 के एज में देखा। ही वाज अ प्रोफेसर देयर, एंड बड़ी रिस्पेक्ट आती थी। उन्होंने किसी भी चीज़ को अपनी इस पोलियो वाली डिसेबिलिटी को उन्होंने अपने सर पे हावी नहीं होने दिया, तो बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर थे। आई स्टिल अप्रिशिएट हिम। और इसी तरह जहांगीर साहब हमारे पास मौजूद हैं, उनके साथ जो हो गया, जो बुरा वाकया बचपन में हो गया, लेकिन वही बात हो गई ना जहांगीर कि किसी बुरी चीज़ में कोई अच्छी चीज़ छुपी होती है। अगर आपके साथ ये बचपन में ना होता तो शायद आप आज यहाँ ना होते, आज नहीं आना होता। बिल्कुल सही कहा, नहीं होते। शायद आप आज इंडिया जाके वो डॉक्यूमेंट्री भी नहीं कर रहे होते, मतलब कोई सीन ही नहीं था ना, बिस्तर की कोई बात ही नहीं थी। शायद आपका एम भी ये ना होता, मतलब यू नेवर नो। और कुछ बेहतरी, हाँ, इसमें बेहतरी थी, इसी में आपका फ्यूचर था, इसी चीज में आपकी बेहतरी थी, तो अल्लाह ने आपको उठा के वहाँ से एक मुश्किल वक्त से जरूर गुजारा, लेकिन आपके लिए एक रास्ता खोल दिया, रास्ता निकल गया। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी सपोर्ट भी मिली, बहुत खुशी हुई, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और किस तरह मेरे रास्ते खुले ये अल्लाह ताला ही जानता है। हाँ, मदद की नहीं तो वही होता है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, बैठ के बात करने से तो कुछ नहीं होता, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं तो अल्लाह आपको आगे रास्ते आपके खोलते चले जाता है। सिर्फ बैठ के बात करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग से बैठ के ही सोच रहे होते हैं हम क्या कर सकते हैं, वो 2 पाँव वाला नहीं कुछ कर सकता तो मैं क्या कर सकता हूँ। कहाँ होगा, आपको भी बहुत सारे लोग ऐसे लोगों ने बिल्कुल कहते हैं, और मतलब बहुत आपका मोरल डाउन करने के लिए भी बहुत लोग होते हैं। हाँ, होते वो अच्छे बुरे तो हर जगह मिलते हैं। काफी लोगों ने ये भी कहा कि यार, आप उनको कैसे चुप कराते थे? आप कैसे उन्हें चुप कराते थे जब आपको मोरल डाउन करने आते थे? क्या कहता था मैं, बस कुछ डायलॉग्स मार देता था या कोई अच्छी बात कह देता था, डायलॉग्स मार देते थे। डायलॉग्स क्या मार देते थे जाजेब आप? एक डायलॉग हमें भी सुना दे भाई। अच्छी बात कह देता था, हाँ। तो जिससे वो कुछ सीखें, कुछ करें। तो अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, लेकिन मुझे जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब बस जो दिमाग बन गया वो बन पता है गया। कि कुछ तो कर रहा हूँ मैं। हाँ, हो सकता है मुझे देखकर लोगों में अचीवमेंट आए, और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि यार हम 2 टांग वाले कुछ नहीं कर सकते, हम ठीक ठाक मोटे अट्टे गट्टे हम कुछ नहीं कर सकते, आपको देखकर सलाम पेश करते हैं। एवरीथिंग लाइज हियर। सारी पावर्स इंसान की, सारी सोच इंसान की, उसकी ज़िंदगी का रास्ता, उसका एम, उसकी विल पावर, उसके अंदर की हर तरह की ताकत जो होती है ना वो यहाँ होती है, हाथ पाँव में नहीं होती। हाथ पाँव तो सभी के पास है। कुछ लोग बहुत आगे गए हुए, कुछ लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहे, सब कुछ होने के बावजूद भी। तो सारी ताकत जो है ना इंसान के दिमाग में है। आप अपने दिमाग को जितना स्ट्रांग बनाएंगे ना उतने सक्सेसफुल आप होंगे। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक इंसान होता है अपनी सेल्फ काउंसलिंग भी करता है। आपने कभी अपने आप को कभी हुआ कि बहुत लेट डाउन हो गए, बहुत डिसअपॉइंटमेंट में चले गए, बहुत डिप्रेशन में चले गए, ऐसा हुआ आपके साथ? वो तो होता रहता है, आपको पता होता है, रहता है। तो सभी के साथ होता है, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादा जो है अपने आप को टेंशन में ना डालूं। होती है टेंशन, बाज़-औक़ात कभी कभार हो जाती है, कुछ काम ना हो तो फेस करता हूँ मैं उसे। करते हैं, फेस कर लेता हूँ। क्या बात है, यही फेस करना ही इज द थिंग। डर के भागना, छुप के बैठना, रोना धोना इज नॉट द थिंग। एक कॉल है जी हमारे पास, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बात कर रहा है? मैं गुलशन बात कर रही हूँ गुजरवाला से। अच्छा जी, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैंने भाई से बात करनी थी जो आपके शो में आए हुए हैं। जी जी बिल्कुल बात कीजिए झांसेब से। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? जी जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक, आप सुनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका शो, मैं आपका शो देख रही हूँ और मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, तो फिर सुनिएगा। जी जी। तो आप जैसे ये मसलन आपको मैंने देखी, आपकी तस्वीरें देखी है, तो मैंने हर जगह फोन किया, लाहौर भी फोन किया, ये जो गुड मॉर्निंग जो जिक्र होता है शो वहाँ पे भी फोन किया, तो कोई मेरी बात नहीं सुनता। मैंने गाने लिखे हुए हैं, तो मुझे बहुत शौक है कि मैं गाने आगे किसी को दूँ, एक्टर को वगैरह दूँ, तो प्लीज आप मेरे गाने सुनिएगा। अगर आपको लगता है तो मेरे गाने अच्छे होते, शायद मेरे गाने अच्छे चल सकते हैं। जी 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 ठीक है, चले। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। झांसेब आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ गानों के हवाले से कह रही थी ना, कुछ गाने ये जो है देना लिखी चाहते हैं, आप लिखे शेयर करना हैं। चाहते हैं? बिल्कुल, इनसे जो है कांटेक्ट करता हूँ मैं, देखता हूँ कि क्योंकि झांसेब अगर ये एनजीओ इंशाल्लाह बहुत जल्द खोलेंगे तो झांसेब को आप ही जैसे लोगों की जरूरत होगी उसमें। बिल्कुल। और अगर आप ये सब कुछ कर रही हैं, कर सकती हैं, तो कांटेक्ट हिम। अच्छा, आपको कांटेक्ट करने का तरीका पूछ ही लेते हैं। जब हमसे पूछ ही रहे हैं तो अब ये भी पूछ लेते हैं कि जो लोग आपकी अब सिंस आप अगर एक एम लेके चल रहे हैं तो आपको तो एक काफिला बन जाएगा कुछ अर्से बाद। वो काफिला कैसे बनेगा, उस काफिले के लिए वो आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे मेरे कैसे? कांटेक्ट के लिए मेरा फेसबुक लिंक है, मेरी ईमेल आईडी है और मेरी वेबसाइट भी है। माशाल्लाह। तो दोनों चीज़ें बताना चाहूँगा। फेसबुक है मेरी, फेसबुक स्लैश जहांजेब ऑफिशियल, जहांजेब ऑफिशियल। जी, JAHNZAIB OFFICIAL ऑफिशियल। अच्छा जी, वेबसाइट है मेरी जहांजेब org.webs.com। ठीक है, तो इन पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। आप फेसबुक तो खैर पूरी दुनिया ही इस्तेमाल करिए फॉर एवरीथिंग, तो झांसेब को आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं आराम से। आप बता सकते हैं कि यू हैव दिस टैलेंट टू। तो एज सुन एज ये एनजीओ जो है ये स्टार्ट होगी तो झांसेब भी डेफिनेटली आपको कांटेक्ट किया जाएगा, तो आप परेशान मत हो। अच्छा, अब मुझे एक खराब सवाल ऐसे नो कैसे फूल जरूर लेती हूँ ऐसे ही। आप यू वांट टू बी एन एक्टर एंड मॉडल, नहीं बन सके तो क्या करेंगे? तो एक ख्वाब तो है ना एनजीओ का, तो वो भी उसी तो को इसी लेकर चीज से चलूंगा। रिलेटेड है, वो भी तो इसी काम से रिलेटेड है। लेकिन एक सोशल वर्क है, फलाही काम है ये, हम्म, तो ये वो करता रहूंगा इंशाल्लाह ताला। कुछ करना है, कुछ तो करना कुछ है, तो ऐसी करना है। कैसी दुनिया की, कुछ तो करना है। एक छोटा सा ब्रेक है, वो तो लेना ही है। अभी वापस आते हैं। Pakistan, Pakistan, bonding, delight. पूरे 65 Pakistan, bonding, delight. वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं झांसेब से और हम बात कर रहे हैं उनके एम्स पे कि एम्स बहुत अच्छी बात है, एम्स होने चाहिए और एम्स को फुलफिल करने के लिए एक स्पिरिट भी होनी चाहिए। और झांसेब के पास जो है वो दोनों चीज़ें मौजूद हैं। झांसेब एम भी फुलफिल करेंगे इंशाल्लाह और इनके पास वो स्पिरिट भी मौजूद है। अच्छा झांसेब, अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास जो लोग आएंगे इंशाल्लाह, जो लोग इस एनजीओ के लिए आएंगे, वो डेफिनेटली अब हर कोई आपकी तरह हाई मोरल का नहीं होता, ठीक है? हर किसी की आपकी तरह हाई सेल्फ एस्टीम नहीं होगी। तो उनको बाकायदा क्या ट्रेनिंग में ये चीज़ भी उनकी शामिल होगी कि कैसे वो अपनी डिसेबिलिटी को अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि बात यही होती है कि आप अपनी डिसेबिलिटी को अपनी ताकत बनाओ। जिस चीज़ में आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो, तो ज़रूरी नहीं हर 2 पाँव 2 हाथ वाला इंसान भी अपने आप को जब लोगों से कंपेयर करता है तो बहुत चीज़ों में अपने आप को कमज़ोर समझता है। यार मैं उसकी तरह बात नहीं कर सकता, मेरे पास ये वाली नॉलेज नहीं है, मेरे पास ये वाली वोकैबुलरी नहीं है, मैं इस तरह अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता, प्रॉब्लम इतना प्रेजेंटेबल नहीं हूँ। ये सब वो वीकनेसेस है जो इंसान के दिमाग में होती हैं और इनको ओवरकम करने से इंसान जो है वो
कुछ अचीव कर सकता है। जब तक वो इन चीज़ों में पड़ा रहता है, इन चीज़ों को सोचता रहता है, सीरियसली वो कुछ अचीव नहीं कर सकता। तो अपने आप को दूसरों से कमतर समझना सबसे बड़ी बुराई है। तो उसके लिए काउंसलिंग करेंगे आप? इसके लिए बिल्कुल मेरा यही मकसद है कि इसके लिए मैं सेमिनार और स्पेशल अवेयरनेस जो ट्रेनिंग होती है वो मैं इसका जो है अरेंजमेंट करूँगा। उन डिसेबल पर्सन को माशरे में किस तरह आगे काम करना चाहिए, किस तरह मतलब जद्दोजहद करनी चाहिए, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उस ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें होंगी कि मतलब उन्हें अच्छी अवेयरनेस मिलेगी, ये वो बहुत मतलब बहुत सपोर्ट मिलेगी उन्हें। अच्छा, मैंने हमेशा देखा है राजीव, जो लोग थोड़े से डिसेबल होते हैं ना, वो पोइट्री में, राइटिंग में, ड्राइंग में, पेंटिंग्स में माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट होते हैं कि इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी देखी जिसमें एक बच्ची थी, शी वाज डिसेबल्ड, उसके हाथ नहीं थे, उसने अपने पाँव से पेंटिंग की थी, पाँव से, यहाँ से उसने टो से पकड़ के उसने पेंट ब्रश से पूरी पेंटिंग बनाई। अगर आप सीधे हाथ से लिखते होंगे तो आप उल्टे हाथ से लिखना शायद ही दुनिया में कभी आपने प्रैक्टिस किया होगा, और जो उल्टे से लिखते हैं वो शायद सीधे से ना लिखते हो। उस बच्ची ने हाथ छोड़े, उसने पाँव से ऐसे प्रैक्टिस किया और क्या माशाल्लाह उसने वो पेंटिंग बनाई थी। तो देखिए उसने अपनी डिसेबिलिटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और उसकी पेंटिंग अगर मैं आज भी बहुत सारे बहुत फेमस पेंटर्स के सामने रखूं तो उनसे बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। तो ऐसे लोग जो इस तरह की डिसेबिलिटी से गुजरते हैं, प्लीज प्लीज अपने आप को वीक मत समझा करें। आप वीक नहीं हैं, आप बहुत पावरफुल हैं। आपको सिर्फ वो तरीका आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना है जो दुनिया में हो रहा है, आपको उसका एक ऑल्टरनेट मीन निकालना है, बस। वो ऑल्टरनेट मीन आपके हाथ में आ गया, यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन। बिल्कुल सही, क्योंकि वो ऑल्टरनेट मीन आपने खुद निकाला होता है तो आप उससे बहुत मेहनत भी करते हैं। जब आप बहुत मेहनत करते हैं तो आप बहुत लोगों से बहुत आगे बढ़ जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो उन्होंने जिस तरह पॉलिसी मेकर्स होते हैं, एक्चुअरीज होते हैं जिनको एक्चुअरीज कहा जाता है, तो उन्होंने ऐसे लोगों को एक्चुअली रखा जो डिसेबल थे। वाई? बिकॉज दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल कैपेसिटी। वो बहुत अच्छा सोच सकते थे, वो बहुत अच्छे से, जैसे कहते हैं ना, निटी-ग्रिटीज में पढ़ के एक बड़ी अच्छी पॉलिसी मेकिंग में आते थे। तो उन्होंने कहा कि जब ये लोग, इनके पास एबिलिटी है तो हम उनको इस तरह क्यों ना यूज़ करें। तो माशाल्लाह वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, और एक काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन का ये एक वो होता है, ये भी एक उनका तरीका होता है आगे बढ़ने का, कि वो इस तरह के लोग जो हैं वो अपनी एक्चुअरीज में रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। और उनकी मेंटल पावर्स इतनी ज़्यादा होती हैं, बिकॉज उनमें स्टैमिना बहुत बढ़ जाता है, सब्र बहुत बढ़ जाता है, पेशेंस बहुत बढ़ जाता है, ऑल्टरनेट तरीके सोचने का तरीका बहुत बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं लकीर के फ़कीरों दुनिया में ऐसी हो रहे तो ऐसे ही किए जाएं, वो ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे ही किए जाएं, ये ऐसे ही होता है वैसे ही होता है, नहीं, हर चीज़ का ऑल्टरनेट तरीका होता है, और यही कामयाबी की ज़मानत होती है। बिल्कुल सही। तो अब मुझे बताएं कि ऐसे भी बहुत हमने गेम्स देखे हैं जहाँ पे जिस तरह मैंने हॉकी देखा है बच्चों को खेलते हुए, डिसेबल बच्चों को हॉकी खेलते देखा है। डिसेबल बच्चों को बिल्कुल खेलते हैं। उनके पाँव वैसे नहीं होते थे, मतलब अगर एक चल रहा है, एक अगर वो क्लच पे है तो भी वो हॉकी खेल रहे हैं। तो आपने कोई ऐसे गेम्स ट्राई किए कि मैं भी करूँ, नॉर्मल बच्चों की तरह मैं भी साथ में खेलूँ? क्या किया आपने इसके लिए? मैंने जो है फुटबॉल को खेलने की कोशिश की थी, मैंने आज से खेलने की कोशिश की थी मैंने। कोशिश क्या होता है? फुटबॉल मतलब मैंने फुटबॉल वगैरह आर्टिफिशियल लेग पहन कर जो है भागने की कोशिश करके, कोई खास नहीं भाग सक रहा था लेकिन कोशिश करके थोड़ा बहुत खेला ना, किया ना, बिल्कुल किया। See, that's exactly what I'm talking about. उन्होंने अपने आप को रोका नहीं। यहाँ पे जहाँ से विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनजीओ एज वेल। आप लोगों की सपोर्ट भी है, और जहाँ से जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं वो ओवर द फेसबुक जहाज़ेब ऑफिशियल करके जो पेज है उस पर जहाज़ेब से बात कर सकते हैं। इस वक्त हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। जहाज़ेब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और व्यूअर्स, यहाँ पर मैं जहाज़ेब, कल हम आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। जगमगाए हर सुबह, गुनगुनाए हर सुबह, जागे सारा पाकिस्तान, जागे सारा पाकिस्तान, मॉर्निंग डिलाइट।